बैठ जाइए। हेलो। पीपीटी नहीं लगाया क्या? ओपन कीजिए भाई। खुश रहिए। पहले आज क्लास होगी, उसके बाद डाउट होगा। ठीक है। खुश रहिए, खुश रहिए। बैठ जाइए। पीछे के लोग बैठ जाइए। चलिए, लास्ट क्लास हम लोगों ने भूकंप डिस्कस किया था ना। ठीक है, पीपीटी ओपन कीजिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपसे वोल्केनो ना। हम डिस्कस करेंगे वोल्केनो, भूकंप, सॉरी, ज्वालामुखी, वोल्केनो एंड वोल्केनिक एक्टिविटीज। ज्वालामुखी तथा ज्वालामुखी क्रिया। ज्वालामुखी तथा ज्वालामुखी क्रिया, वोल्केनो एंड वोल्केनिक लैंडफॉल। देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वोल्केनो का मीनिंग क्या होता है। एक बात बताओ, तुम लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो या यूपीएससी का? बीपीएससी की तैयारी करो। डिफाइन मेंटल प्लम किसका क्वेश्चन है? मेंटल प्लम को डिफाइन कीजिए। यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, बताइए। आज तक बीपीएससी के इतिहास में कभी मेंटल प्लम पूछा हुआ है? यूपीएससी के इतिहास में एक बार पूछा है मेंटल प्लम। जितना यूपीएससी का एग्जाम हो, केवल एक बार पूछा है मेंटल प्लम, बस। और अब बीपीएससी के लिए मेंटल प्लम मुझसे क्या, मुझसे तुम जो मन में आए वो जान लो। प्रॉब्लम ये है कि क्या ये तुम्हारे एग्जाम के लिए रिलेवेंस है कि नहीं है। आरिवासर में बीच बीच में तुम लोग टेस्ट लेना चाहते हो क्या, कि मास्टर को पता है कि नहीं पता है? प्लस वेट किया करो, वेट किया करो। तुमको एक क्वेश्चन पूछना चाहिए था ज्वालामुखी हो जाने के बाद, क्योंकि जब मैं ज्वालामुखी एक्सप्लेन करूंगा तो श्योर है कि मेंटल प्लम के बारे में कुछ ना कुछ बताऊंगा जरूर तुमको, क्योंकि बिना उसके ज्वालामुखी कंप्लीट होने वाला नहीं है। ठीक है ना, तो वेट किया करो थोड़ा सा। ठीक है। अच्छा, एक लोग पूछ रहे हैं अटलांटिक महासागर क्यों फैल रहा है। पढ़ाया तो गया ना यार तुमको। किसका क्वेश्चन है अटलांटिक महासागर क्यों फैल रहा है? एक क्वेश्चन किसका है जिसने पूछा कि अटलांटिक महासागर क्यों फैल रहा है? किसी का नहीं है? किसी का क्वेश्चन नहीं है? अब किसी का नहीं तो रहने देते हैं फिर। अगर एक क्वेश्चन किसी का नहीं तो फिर रहने देते हैं। ठीक है। क्वेश्चन पूछ के अगर आप खड़ा नहीं हो रहे हो कि किसका क्वेश्चन है, तो कैसे जवाब दिया जाए? अटलांटिक महासागर क्यों फैल रहा है, तुमको बताया गया ना कि साउथ अमेरिकन जो प्लेट है, उत्तरी अमेरिकन जो प्लेट है, वो पश्चिम की तरफ गति कर रही है। हाँ या ना? अगर ये दोनों प्लेट पश्चिम की तरफ गति करेगी तो सिंपल सी बात है, आपका इस महासागर के दोनों किनारों के बीच की दूरी क्या होती जाएगी?
बढ़ती चली जाएगी। उसने बोला सर बीच में तो नई चट्टान बन रही है, चट्टान के बनने की तुलना में फैलने का दर क्या है, ज़्यादा है, और फैलने का दर ज़्यादा है, इसीलिए आपका अटलांटिक महासागर का क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। चलो ये भी हो गया। आप लोग एक क्वेश्चन जो होता है वो क्वेश्चन को ट्रांसलेट करके इंग्लिश में नहीं देते क्या? देते हैं ना? बट किसका है बेटा ये कि इंग्लिश में क्वेश्चन देना चाहिए? फिर से कोई नहीं बोला। किसका? आपका है। उस बच्चे को मैंने आप लोगों से बोला था ना कि जो क्वेश्चन मैं हिंदी में देता हूं उसको ट्रांसलेट करवा लीजिए, ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन ट्रांसलेट करवा के इंग्लिश में भी दे दिया कीजिए, ठीक है ना? मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। और भी कुछ है क्या? भूकंप की तीव्रता भूकंप मूल से भूकंप केंद्र की तरफ कम होती जाती है। ये किसका क्वेश्चन है भाई? ये किसका क्वेश्चन है? भूकंप की तीव्रता भूकंप मूल से भूकंप केंद्र की तरफ कम होती जाती है। कोई है बहादुर? किसका क्वेश्चन है ये? पूछो, बोलो तो। किसी का नहीं है? ठीक है, रहने देते हैं। फिर जब किसी का नहीं है तो रहने देते हैं। देखिए, जब क्वेश्चन पूछने वाला ये नहीं बता रहा है, क्या करते हैं कि सर मेरा क्वेश्चन, फिर क्यों डिस्कस किया जाए? फिर नहीं करते हैं डिस्कशन, ठीक है? जब वो बोलेगा कि नहीं ये मेरा क्वेश्चन तो डिस्कस किया जाएगा। आकर के क्वेश्चन यहाँ पे रख दोगे, ये भी तो होना चाहिए ना कि क्वेश्चन जो तुम पूछ रहे हो क्वेश्चन तुम्हारा सही है या गलत है। तुम भूकंप मूल पे जाकर के भूकंप की तीव्रता मापोगे? भूकंप मूल तुम्हारा, भूकंप क्या कहते हैं, सतह के नीचे होता है ना, सतह के नीचे तुम जाकर सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापने जा रहे हो, तो क्वेश्चन ही गलत है। इसलिए मैंने बोला कि बताओ कौन है जो क्वेश्चन पूछ रहा है ये। सिस्मोग्राफ तुम सतह के नीचे आपका जमीन के अंदर रखाओगे, सतह के ऊपर जहां भूकंप केंद्र है? सिस्मोग्राफ भूकंप केंद्र पे मापता है ना, हाँ या ना? तुमको ये बोलना पड़ेगा ना कि भूकंप केंद्र पे भूकंप की तीव्रता ज्यादा होती है। भूकंप केंद्र से अगर हम दूर की तरफ जाएंगे तो तरंगों की तीव्रता क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो क्वेश्चन एक बार पूछ रहे हैं आप तो क्वेश्चन को पढ़िए पहले कि क्वेश्चन आपने जो पूछा है क्या वास्तव में क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। ठीक है, आपने बोला भूकंप मूल, भूकंप मूल से तो शुरुआत हो रही है ना, वहां पे जाकर के भूकंप की तीव्रता कोई कैसे माप सकता है? और भूकंप हम पृथ्वी के सतह पे फील करते हैं और सिस्मोग्राफ पृथ्वी के सतह पे होता है, तो हम भूकंप का मापन तो सिस्मोग्राफ से करते हैं ना। तो क्वेश्चन तुम्हारा ये होना चाहिए कि भूकंप केंद्र पर भूकंप की तीव्रता सबसे ज्यादा होती है, भूकंप केंद्र से दूर जाने पर भूकंप की तीव्रता क्या होती जाती है, कम होती जाती है। ठीक है, चलिए करते हैं डिस्कशन। ज्वालामुखी तथा ज्वालामुखी क्रिया या ज्वालामुखी स्थलाकृतियां, यहां पे आप लोगों को बताया जाएगा कि लैकोलिथ क्या है, बैथोलिथ क्या है, सील क्या है, डाइक क्या है, कून क्या होते हैं, इसके बारे में चर्चा किया जाएगा। तो सबसे पहले हम मीनिंग जानेंगे, मीनिंग के बाद हम फिर जानेंगे कि ज्वालामुखी के या ज्वालामुखी विस्फोट के कारण क्या हैं। कॉजेस की बातें करेंगे हम, कारण की बातें करेंगे। फिर थोड़ा सा हम ये चर्चा कर लेंगे, समझो, थोड़ा सा ये चर्चा कर लेंगे आपसे कि ज्वालामुखी का विश्व वितरण, ज्वालामुखी का विश्व वितरण, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, विश्व वितरण या वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे आपसे ज्वालामुखी से बनाई गई स्थलाकृतियां, स्थलाकृतियां, या हम चर्चा करेंगे लैंडफॉर्म का। देखो, स्थलाकृतियों को हम दो भागों में डिवाइड कर देंगे, तोड़ देंगे। एक होगा हमारा, समझो, आंतरिक स्थलाकृति, आंतरिक स्थलाकृति, और एक क्या होगा, बाह्य स्थलाकृति। दो प्रकार की स्थलाकृतियों की चर्चा करेंगे, आंतरिक और बाह्य स्थलाकृति, इंडोजेंटिक एंड एक्सोजेंटिक आपका, या इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव आपकी लैंडफॉर्म। ये हमारा टॉपिक होगा और इसी को वन बाय वन करके हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। आई बात समझ में? इसी को वन बाय वन करके हम एक्सप्लेन करते चले जाएंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि वोल्केनोज या ज्वालामुखी किसे कहा जाएगा।
ठीक है ना। सबसे पहले हम डिस्कस करें कि वोल्केनोज क्या होता है या ज्वालामुखी क्या होता है, सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले ज्वालामुखी, ज्वालामुखी या वोल्केनोज। ज्वालामुखी किसे कहा जाएगा या वोल्केनोज किसे कहा जाएगा? सिंपल से क्वेश्चन है आपका। मान लीजिए अगर आप लोगों में से किसी से पूछा जाए कि आप ये बताइए वोल्केनोज या ज्वालामुखी किसे कहेंगे, तो क्या जवाब देंगे? वेट करेंगे, जिससे पूछा जाएगा वही बताएगा। आप में से इधर से कोई बताएगा? हाँ प्लीज बताइए। ठीक है, इन्होंने बोला सर पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो पिघला पदार्थ मैग्मा है उसका सतह पर आना क्या है? ज्वालामुखी है। ठीक है, और कोई कुछ इधर से बताना चाहता है? आप में से कोई बताना चाहता है ज्वालामुखी किसे कहते हैं? बताइए। ज्वालामुखी कहते हैं। इन्होंने भी वही बोला कि आंतरिक भाग में उपस्थित जो पदार्थ है वो सतह पर चला है, उसे हम क्या बोलते हैं? ठीक है, सतह पे चला है उसे हम क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी बोलते हैं, उसे हम वोल्केनो बोलते हैं। हाँ या ना? ठीक है, इधर से कोई बोलना चाहेगा? हाँ क्या? अभिसरण में भी तो होता है ना। आप ऐसा क्यों कैसे बोल सकते हैं केवल प्लेटों के अपसरण में ही होता है? अभिसरण में भी तो होता है ज्वालामुखी ना। हाँ या ना? अभिसरण में प्लेट अंदर जाएगी, पिघलेगी, और पिघल के मैग्मा कहाँ आएगा? बाहर आएगा। तो अभिसरण में भी होता है, तो केवल एक ही बात हम नहीं बोलेंगे अपसरण, अभिसरण में भी होता है। इधर कोई बोलना चाहेगा? इधर कोई बोलना चाहेगा? हाँ ना बोलो। हाँ बताइए। ठीक है, सब लोग एक ही बात बोल रहे हो कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में उपस्थित जो पिघला पदार्थ है वह सतह पर आ जाए, उसे क्या बोला जाएगा? उसी को ज्वालामुखी बोला जाए। यही बोलना चाहते हो ना? श्योर हो इसी को ज्वालामुखी बोला जाए? आज कुछ लोग संडे भी मना रहे हैं क्या? आए, कोई एग्जाम है क्या आज? किस चीज का? बिहार एसएससी, सीजीएल? अच्छा जी बताइए। लेकिन प्रॉब्लम है वहां से बोलोगे मैं सुनूंगा कैसे? हाँ बेटा। अच्छा, एक छिद्र के माध्यम से जो पिघला पदार्थ बाहर आता है उसी को क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी। ऑनलाइन वाले भी बोल सकते हो, ऑनलाइन वाले भी बोल सकते हो। अब ये जो बच्चे बोलना चाहते हैं कैसे बोलेंगे? माइक मंगाइए, माइक मंगा लीजिए। आ रहे हैं, टाइम देता हूं। हाँ इधर भी कोई कुछ बोल, पीछे वाले बच्चे कुछ बोलना चाहते हो? अच्छा ठीक, आपको भी मौका मिलेगा। ठीक है, चलिए प्लीज बताइए। दो प्लेटों के बीच में खाली जगह से मैग्मा का बाहर आ जाना, वही ना? मैग्मा का बाहर आ जाना ज्वालामुखी विस्फोट है। क्या बेटा? छिद्र को। ठीक है, और कुछ? ऑनलाइन वालों को भी पढ़ लेने दो। पृथ्वी के अंदर से निकलने वाले पिघले पदार्थ को ज्वालामुखी कहते हैं, और पृथ्वी के किसी छिद्र को ज्वालामुखी कहते हैं। हाँ जी। अच्छा, प्रेशर के द्वारा आएगा तो उसे ज्वालामुखी कहेंगे, और बिना प्रेशर के आ गया तो है, तो उसे भी ज्वालामुखी ही बोलेंगे ना। प्रेशर का मतलब तेजी से बाहर आना, और बिना का मतलब धीरे धीरे बाहर आना, हलचल के द्वारा बाहर आना। ठीक है, चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूं, आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन का टाइम दूंगा। माइक अभी आया नहीं है, तो दूसरा क्वेश्चन पूछूंगा तो आप लोगों को मौका दूंगा मैं आप लोगों को बोलने का। हाँ आप भी कुछ बोलना चाहते हैं, प्लीज बताइए। हाँ, मैग्मा जब मुख या दरार से निकलेगा तो उसे क्या बोलेंगे? ज्वालामुखी बोलेंगे। देखो सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है आपका। अगर हम चर्चा करें समझो ज्वालामुखी का, तो ये दो शब्द हैं केवल, एक ज्वाला है और एक क्या है? मुखी है आपका। दोनों में समझो, आपका ज्वाला है एक मुखी है। इसे हमने बोला फायर, क्या बोला इसे हमने? फायर हमने बोला। और मुखी है, मुखी को हमने क्या बोला? माउथ। क्या बोल दिया? माउथ। तो सिंपल सा एक लाइन बोलो, माउथ ऑफ फायर। एक लाइन समझो आपका। ज्वालामुखी समझो क्या है आपका? ये वास्तव में पृथ्वी सतह पर, समझो पृथ्वी सतह पर एक छिद्र है, पृथ्वी के सतह पर एक छिद्र है या दरार है। ठीक है, एक छिद्र है या दरार है
जिससे आग बाहर निकलती है, बस सिंपल सा, जिससे आग बाहर निकलती है। देखो मैग्मा का निकलना ज्वालामुखी नहीं है, याद रखना, ठीक है। मैं बोल रहा हूं मैग्मा का निकलना नहीं, तो बोला अच्छा सर लावा कल निकलना है ठीक है, नहीं, समझो क्या कहते हैं ज्वालामुखी। देखो क्या है आपका, इस फिगर को देखना, इस फिगर की अगर हम बातें करें, समझो आपका, तो ये छोटा सा जो होल देख रहे हो ना, ये छोटा सा जो होल है ये ज्वालामुखी है। नाम में यही लिखा हुआ है ना, अग्नि का मुख लिखा हुआ है ना, नाम में क्या लिखा हुआ है, अग्नि का मुख लिखा हुआ है। ये छोटा सा होल है, समझो आपका, छोटा सा होल है जो पृथ्वी के अंदर मैग्मा से कनेक्टेड है। क्या है यह? छोटा सा होल है जो पृथ्वी के अंदर मैग्मा से क्या है, कनेक्टेड है। ये जो छोटा सा होल है, या फिजिक्स की भाषा में इसे वेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेंट बोलते हैं, या इसे दरार बोलेंगे। तो सीधा से हम बोलेंगे कि पृथ्वी के सतह पर उपस्थित एक छिद्र, क्या है, एक छिद्र है या एक दरार है, जो या जिससे पृथ्वी के आंतरिक भाग में उपस्थित जो पदार्थ है वो कहां पर आता है, सतह पे। एक लाइन बोलो, आंतरिक भाग भी छोड़ दो, सीधा एक लाइन बोलो कि पृथ्वी के अंदर की आग बाहर आती है। क्या आता है? आग। यानी कि जो होल है ना, ये जो छिद्र है, इसे बोलोगे आप ज्वालामुखी। मैंने आपसे ज्वालामुखी विस्फोट नहीं पूछा, मैंने आप लोगों से ज्वालामुखी विस्फोट पूछा था क्या? जितने लोगों ने आंसर दिया है सभी लोगों ने ज्वालामुखी विस्फोट का आंसर दिया ना। मैंने आप लोगों से ज्वालामुखी क्रिया पूछा है क्या? मैंने आपसे केवल क्या पूछा? ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी पृथ्वी के सतह पे एक छोटा सा होल है, छिद्र है, वेंट है या दरार है, जिससे होकर पृथ्वी के अंदर की जो उष्मा है वो बाहर निकलती है। अंदर की उष्मा कहां निकलती है? बाहर निकलती है। उस वेंट को, उस छिद्र को ज्वालामुखी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी। अब क्वेश्चन उठा कि ठीक है, मान लेते हैं कि ये ज्वालामुखी क्या है, एक वेंट है। ज्वालामुखी एक वेंट है, एक दरार है या एक छिद्र, इमेजिन कर लेते हैं आपका। ये वेंट या दरार या छिद्र है और इसी से आंतरिक भाग की उष्मा बाहर निकलती है। कहां निकलती है? बाहर निकलती है। क्वेश्चन ये उठा कि फिर जो हम जानते हैं, समझो, फिर जो हम जानते हैं कि आपका मैग्मा का बाहर निकलना, ये करना, वो वास्तव में क्या है, समझो। तो याद रखो, जिसे हम और आप जानते हैं ना, वो है वोल्केनोसिटी। क्या है वह? वोल्केनोसिटी है, वह ज्वालामुखी क्रिया है जिसे हम बोल रहे हैं ना, जिसे आप लोगों ने एक्सप्लेन किया, वास्तव में वो वोल्केनोसिटी होता है, वो ज्वालामुखी क्रिया होता है। यानी कि सीधा से जैसे आप लोगों ने बोला कि सर देखिए, पृथ्वी के आंतरिक भाग में अधिक तापमान है। आपने क्या बोला? आंतरिक भाग में क्या है? अधिक तापमान। अधिक तापमान से चट्टान क्या हो चुकी है? पिघल चुकी है। चट्टान अगर पिघली है तो मोल्टन मटेरियल बना हुआ है, पिघला पदार्थ बना हुआ है। इसी पिघले पदार्थ को हमने और आपने क्या बोला है? मैग्मा बोला है। और यही मैग्मा पृथ्वी के कहां आता है? सतह पे आता है। अब बताओ, अगर ये मैग्मा पृथ्वी की सतह पर आएगा तो सिंपल सी बात है, ध्यान सुनो आपका, अगर ये पृथ्वी की सतह पे आएगा तो बड़ी सिंपल सी बात है, ध्यान सुनो, कि सतह पे या सतह पर बताओ टेम्परेचर या तापमान कम है ना। सतह पर तापमान क्या है? कम है। लेकिन पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो मोल्टेन पदार्थ है, जो मोल्टेन मटेरियल मैग्मा है, उसका तापमान ज्यादा होता है या कम होता है? ज्यादा होता है। तो मोल्टेन मटेरियल का तापमान ज्यादा होता है। सोचो, ये जो मोल्टेन मटेरियल है, इस मोल्टेन मटेरियल का तापमान अप्रोक्सीमेट आपका 2500 से 3000 से 4000 भी हो सकता है। सोचो, एक 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का मोल्टेन मटेरियल है और ये मेटल मटेरियल कहां पे आ रहा है? पृथ्वी के सतह पे आ रहा है। हम और आप जानते हैं कि हमारा जो सरफेस है, समझिए, हमारा जो सरफेस है, जो सतह है, इस सरफेस का एवरेज टेम्परेचर 15 टू कितना है? 16 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना ही है ना, 15 टू 16 डिग्री सेंटीग्रेड आपका सरफेस का एवरेज टेम्परेचर है। मोल्टेन मटेरियल का एवरेज टेम्परेचर आपका 3000 टू 4000 है आपका। अब बताओ, अगर 3000 टू 4000 टेम्परेचर का मोल्टेन मटेरियल अगर 15 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड वाले क्षेत्र में आएगा तो वैसे ही रहेगा, ठंडा होता जाएगा? ठंडा होता जाएगा। अगर वो ठंडा होता जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मोल्टेन मटेरियल है, इस मोल्टेन मटेरियल का सतह पर या पृथ्वी के सरफेस पर कूलिंग प्रोसेस होगा, हाँ या ना? पृथ्वी के सतह पर कूलिंग प्रोसेस होगा, ठंडे होने की क्रिया होगी। हाँ,
क्लियर है? अब बताओ अगर इसका कूलिंग प्रोसेस होगा, ठंडे होने की क्रिया होगी, तो इससे बताओ लैंड फॉर्म बनेगा कि नहीं बनेगा? इससे स्थलाकृति का निर्माण होता है, लैंड फॉर्म बनेगा। तो अब बताओ ज्वालामुखी के द्वारा स्थलाकृति का निर्माण होना, क्या ये ज्वालामुखी क्रिया का पार्ट नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो इन सभी को एक साथ जब जोड़ा जाएगा तब उसे क्या बोला जाएगा? वोल्केनोसिटी बोला जाएगा या ज्वालामुखी क्रिया बोला जाएगा? क्या बोला जाएगा? ज्वालामुखी क्रिया बोला जाएगा। तो सिंपल से एक बात बोलोगे कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में अधिक तापमान के कारण मैग्मा के निर्माण की प्रक्रिया से लेकर के मैग्मा के सतह पर आने तथा सतह पर लावा के शीतलीकरण होने के कारण विभिन्न प्रकार के स्थलाकृतियों के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसी को हम वोल्केनोसिटी कहते हैं, उसी को हम ज्वालामुखी क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वो ज्वालामुखी क्रिया या वोल्केनोसिटी, याद रहेगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए ज्वालामुखी किसे बोलते हैं, क्या बोलोगे? ज्वालामुखी एक छिद्र है। क्या है? छिद्र है, या ज्वालामुखी एक दरार है, बोल सकते हैं ना। एक छिद्र है या दरार है जहां से पृथ्वी के आंतरिक भाग का उष्मा, आंतरिक भाग की जो हीट है वो कहां पे आती है? बाहर होती है आपका। और जब ये बाहर आती है तो पृथ्वी अपने उष्मा को बाहर निकाल करके खुद को संतुलित करने का क्या करती है? प्रयास करती है। क्लियर है इतना? ठीक, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ज्वालामुखी उद्गार किसे कहते हैं, ज्वालामुखी उद्गार या वोल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी उद्गार या वोल्केनिक इरप्शन, दो शब्द है ना यहां पे। देखिए ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक शब्द है आपका वोल्केनिक, हाँ या ना, एक है वोल्केनिक ज्वालामुखी, ज्वालामुखी, और दूसरा क्या है? उद्गार है, इरप्शन है। इरप्शन या उद्गार, सोचो अगर इरप्शन या उद्गार की बातें करें तो क्या जवाब दोगे आपका? उद्गार, इरप्शन। इरप्शन का मतलब इरप्ट होना, क्या होना? इरप्ट होना। इरप्ट होने का मतलब बाहर निकलना, इरप्ट होने का मतलब बाहर निकलना। इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी के अंदर जो पिघला पदार्थ है अगर वो बाहर निकलने लगे तो जब वो बाहर निकलेगा तो सिंपल सी बात है आपका, उसी को हम बोल देंगे इरप्शन। इरप्शन का मतलब इरप्ट होना। इरप्ट होने का मतलब कहां निकलना? बाहर निकलना। बाहर क्या निकलेगा? जो अंदर बैठा हुआ है, और अंदर क्या बैठा हुआ है? मैग्मा बैठा हुआ है। तो जब ये मैग्मा क्या होगा? बाहर निकलेगा। और मैग्मा बताओ बाहर निकलेगा तो या तो मैग्मा दरार से होकर बाहर निकलेगा, हाँ या ना, या तो मैग्मा छिद्र से होकर बाहर निकलेगा। दरार या छिद्र को हमने क्या नाम दिया है? ज्वालामुखी। और बाहर निकलने को हमने क्या बोला है? उद्गार। तो दोनों को एक साथ मिला दिया तो क्या बन गया? ज्वालामुखी उद्गार बोल गया। क्लियर है? तो मुझे बताओ, देखो अगर आप लोग सामान्य लोग होते, अगर आप लोग आम लोग होते, सामान्य लोग होते, तो आपके लिए ज्वालामुखी, ज्वालामुखी क्रिया और ज्वालामुखी उद्गार तीनों एक ही होता। तीनों क्या होता? एक होता। लेकिन आप लोग सामान्य लोग नहीं हैं, आप लोग क्या है? बीपीएससी या यूपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, हाँ या ना। तो अगर आप सामान्य लोग नहीं हैं तो आपके लिए इस विशेष अर्थ का मतलब जानना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि वोल्केनिक एक्टिविटी या वोल्केनोसिटी और वोल्केनिक इरप्शन में डिफरेंस होता है। इन तीनों शब्दों में अंतर होता है। हाँ इतना जरूर है कि तीनों शब्दों का तीनों जो शब्द हैं, इन तीनों शब्दों का संबंध आपका पृथ्वी के अंदर उपस्थित मैग्मा से है, हाँ या ना। इन तीनों का संबंध पृथ्वी के अंदर उपस्थित किससे है? मैग्मा से है। लेकिन तीनों शब्द एक नहीं है, तीनों शब्द क्या है? अलग अलग है। थोड़ा थोड़ा ही अंतर है लेकिन तीनों में अंतर है। क्लियर है इतना? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जस्ट सपोज कीजिएगा, इमेजिन कीजिए, मान लीजिए ये आपका, सपोज कीजिए ये वाला जो भाग है ये ज्वालामुखी है। ध्यान से बस सुनिएगा। मान लेते हैं कि ये ज्वालामुखी है, ठीक है, या इसे हमने मान लिया कि ये क्या है? आपका वेंट है, ठीक है। ये ज्वालामुखी या वेंट है। अब यहां से क्या हो रहा है समझिए, इससे मान लीजिए यहां से अब आपका आग निकल रहा है, राख निकल रही है, धुआं निकल रहा है, आपका पिघला पदार्थ निकल रहा है। तो मुझे बताओ ये जो ज्वालामुखी या वेंट है, यहां से लगातार, ध्यान से बस सुनना,
यहां से लगातार या कॉन्टिन्यूअस ज्वालामुखी पदार्थ, कॉन्टिन्यूअस या लगातार ज्वालामुखी पदार्थों का निष्कासन हो रहा है या वोल्केनिक मटेरियल का इरप्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? ज्वालामुखी पदार्थों का क्या हो रहा है? निष्कासन हो रहा है या वोल्केनिक मटेरियल का इरप्शन हो रहा है। हाँ या ना? अब क्वेश्चन ये उठा कि अगर वोल्केनिक इरप्शन का या वोल्केनिक मटेरियल का इरप्शन हो रहा है तो अब आपके दिमाग में आएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि वोल्केनिक मटेरियल क्या है या ज्वालामुखी पदार्थ क्या है, बस सुनते जाना ध्यान से, ज्वालामुखी पदार्थ क्या है या वोल्केनिक मटेरियल क्या है, तो एक लाइन में क्या बोलोगे? वैसे पदार्थ जो ज्वालामुखी विस्फोट के समय निकलते हैं। एक लाइन बोल सकता हूं मैं ना कि वैसे पदार्थ जो कब निकलते हैं? ज्वालामुखी विस्फोट के समय निकलते हैं। ऐसे पदार्थों को हम बोलते हैं आपका कि ये वोल्केनिक मटेरियल है या ज्वालामुखी क्या है? पदार्थ हैं। अब बताओ, ये जो वोल्केनिक मटेरियल है, ज्वालामुखी पदार्थ हैं, इसमें कुछ पदार्थ सॉलिड भी होते हैं। हाँ या ना? केवल और केवल सॉलिड होता है या लिक्विड भी होता है? लिक्विड भी होता है, द्रव भी होता है। क्या होगा मैं आपको बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। और तीसरा बताओ, केवल लिक्विड या गैस भी होता है? गैस, यानी कि ज्वालामुखी विस्फोट जब होता है तो सॉलिड भी निकलता है, लिक्विड भी निकलता है और क्या निकलता है? गैस भी निकलता है। अब ये सॉलिड, लिक्विड, गैस को क्या नाम दिया जाएगा मैं थोड़ा आगे डिस्कस करूंगा। इतना मुझे पता है कि ज्वालामुखी जो आप पदार्थ हैं, वोल्केनिक जो मटेरियल है, इसका सीधा सा मतलब होता है ज्वालामुखी विस्फोट के समय निकलने वाला पदार्थ। और ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड और क्या हो सकता है? गैस। जस्ट इमेजिन, मुझे क्वेश्चन का जवाब देना कि अगर मान लो यहां से कॉन्टिन्यूअस इरप्शन होगा तो ये जो मुख है आपका इतना ही छोटा रहेगा, बड़ा होता जाएगा। मुख क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। अगर ये मुख बड़ा हो जाएगा, ध्यान समझो, अगर ये मुख बड़ा हो जाएगा तो इस बड़े मुख को कहते हैं क्रेटर। क्या बोलते हैं? बड़े मुख को कहते हैं क्रेटर। याद रखना, यानी कि छोटा सा जो होल है, उस छोटे से होल को हमने ज्वालामुखी बोला है। क्या बोला है? ज्वालामुखी। लेकिन जब कॉन्टिन्यूअस आपका पदार्थ बाहर निकलेगा तो छोटा जो मुख होता है वो क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। और बड़े मुख को क्या बोला जाएगा? क्रेटर बोला जाएगा। क्लियर है इतना? ठीक है, थोड़ा और आगे लेके चलता हूं तुमको। सपोज करो, जस्ट इमेजिन, मान लीजिए ये क्रेटर है, मुख को मैंने बड़ा कर दिया ना। जस्ट इमेजिन, ये वाला क्या है आपका? ये क्रेटर है। ध्यान से बस सुनते चलिएगा और समझते चलिएगा। ये क्रेटर है। इमेजिन करो, अब मान लो अगर ये क्रेटर है तो हमें पता है कि यहां से आपका पिघला पदार्थ बाहर निकलेगा। ठीक है, अब सपोज करो ये पिघला पदार्थ मान लो सतह पे आ गया तो क्या बोल दिया मैंने इसे? लावा। क्लियर है ना? अब लावा। दूसरा, जब हम इस पदार्थ की बातें करेंगे तो बताओ, ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है, सतह को जब वो टक्कर मारता है तो सतह टूट जाता है। सतह जब टूट जाएगा तो सतह के टूटने से ठोस पदार्थ बनेगा। क्या मैं इस ठोस पदार्थ को कंकड़ पत्थर बोल सकता हूं? तो मैंने इसको बोला कि ये स्टोन्स हैं। क्या है ये? स्टोन्स हैं, कंकड़ पत्थर है। अब इमेजिन करना जरा सा कि अब यहां से लावा बाहर निकल रहा है। क्या बाहर निकल रहा है? लावा। अब लावा जब बताओ बाहर निकलेगा तो लावा का तो कूलिंग प्रोसेस होगा ना। लावा धीरे धीरे क्या होता जाएगा? ठंडा होता। जस्ट इमेजिन, ये जो मुख है, इस मुख में क्या हुआ? लावा ठंडा हो गया। ध्यान से बस सुनना, इस मुख में क्या ठंडा हो गया? लावा। लावा का कूलिंग प्रोसेस या लावा का शीतलीकरण, ध्यान सुनना, कूलिंग प्रोसेस ऑफ लावा। पहला रीजन तो ये हुआ आपका। अब मान लो लावा का कूलिंग प्रोसेस आपका हुआ। दूसरा, मान लो ये वोल्केनिक इरप्शन हुआ, जब बताओ विस्फोट होगा तो कंकड़ पत्थर के जो टुकड़े होंगे हवा में उछाल दिए जाएंगे। हाँ या ना? अब हवा में जब उछाल दिए जाएंगे तो उसके बाद कंकड़ पत्थर के टुकड़े कहां गिरेंगे? नीचे गिरेंगे। हाँ या ना? कंकड़ पत्थर के टुकड़े समझो क्रेटर में गिरते हैं, नीचे गिरते हैं। इसे कहा जाता है ज्वालामुखी बम कहा जाता है। वोल्केनिक बम या ज्वालामुखी बम कहा जाता है। आ रही बात में? इमेजिन करो जरा कि ये जो क्रेटर है, इस क्रेटर में लावा जमा हो गया और इस क्रेटर में क्या हुआ तुम्हारा? आपका इस क्रेटर में कंकड़ पत्थर के टुकड़ों का क्या हो गया? कंकड़ पत्थर के टुकड़ों का जमाव, या बोल सकते हो डिपोजिशन ऑफ स्टोन पार्टिकल्स। अब बताओ, अगर ऐसा हुआ तो ये जो क्रेटर है, इस क्रेटर का जो मुख होगा वो खुला रहेगा या बंद हो जाएगा?
क्रेटर का मुख समझो बंद हो जाएगा, ध्यान सुनना, क्रेटर का मुख बंद हो जाएगा। अब बताओ क्रेटर का मुख अगर बंद हो जाएगा तो मैग्मा तो बाहर नहीं आएगा या आएगा? ठीक है, अब मैग्मा बाहर नहीं आएगा। अब बताओ मैग्मा अगर बाहर नहीं आएगा तो धीरे धीरे अब क्या होगा, ये मैग्मा की जो एनर्जी है वो स्टोर होती जाएगी, हाँ या ना? एनर्जी क्या होती जाएगी? स्टोर। और जब ये एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि ये पूरे के पूरे क्रेटर को ही तोड़ दे, क्या कर दे? पूरे के पूरे क्रेटर को क्या कर दे? तोड़ दे। एक विस्फोट के साथ क्या करता है, पूरे के पूरे क्रेटर को तोड़ देता है और क्रेटर उखड़ जाता है। अब बताओ क्रेटर जब टूट जाएगा तो सबसे छोटा मुख बनेगा या सबसे बड़ा मुख? ठीक है, फिर यहां पे बनता है सबसे बड़ा होल या सबसे बड़ा मुख बनता है, समझो इसे कहते हैं काल्डेरा। क्या बोलते हैं? काल्डेरा। इसे बोलते हैं काल्डेरा। अब जस्ट इमेजिन, मान लो ये सबसे बड़ा मुख बन गया। क्या बन गया? ये सबसे बड़ा मुख। अब बताओ सबसे बड़ा मुख अगर बन गया तो सबसे बड़े मुख में छोटे छोटे मुख बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं? अब मान लो मैग्मा निकला, एक मुख यहां बन गया, एक मुख यहां बन गया, एक यहां बन गया, एक यहां बन गया, एक यहां बन गया, और अलग अलग जगह से मैग्मा निकलना शुरू होता है। हो सकता है कि नहीं? जल्दी बोलो, क्योंकि इसने क्रेटर को तोड़ दिया। क्रेटर को जब तोड़ दिया तो पूरा का पूरा जो क्रेटर के आसपास का इलाका हो जाएगा टूट जाएगा। टूट जाएगा तो एरिया छोटा होगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। अब एरिया बताओ जब बढ़ जाएगा तो मैग्मा एक स्थान से निकलेगा कई छोटे छोटे स्थान से, कई छोटे छोटे स्थान से। तो जहां जहां से मैग्मा निकलेगा बताओ वहां छोटा छोटा मुख बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, हाँ या ना? तो एक बड़े से काल्डेरा में कई छोटे छोटे क्रेटर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? एक बड़े से एक काल्डेरा में कई छोटे छोटे क्या बनते हैं? क्रेटर। इसे बोलते हैं नेस्टेड काल्डेरा। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं नेस्टेड काल्डेरा। नेस्टेड का मतलब घोंसला, नेस्टेड का मतलब घोंसला। कई छोटे छोटे क्रेटर बन गए तो इसे कहा जाता है नेस्टेड काल्डेरा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सबसे छोटा मुख ज्वालामुखी, सबसे छोटा मुख ज्वालामुखी कहलाता है। कॉन्टिन्यूअस जब इरप्शन होगा आपका तो उसका मुख क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, उसे क्या बोलेंगे? क्रेटर। अब क्या हुआ, क्रेटर में लावा जमा हो गया या कंकड़ पत्थर के टुकड़े जमा हो गए, तो मैग्मा का निकलना कुछ टाइम के लिए क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। तो मैग्मा अपनी एनर्जी को स्टोर करता है और क्रेटर पे धक्का मारता है, और क्रेटर को जब धक्का मारेगा तो क्रेटर के आसपास का इलाका क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो सबसे बड़े होल का निर्माण होता है और उसका नाम क्या है? काल्डेरा। अब बड़े से काल्डेरा में कई छोटे छोटे क्या बन जाते हैं? क्रेटर बन जाते हैं, और कई छोटे छोटे क्रेटर बनते हैं तो क्या बोलते हैं? नेस्टेड काल्डेरा। इसको बोलते हैं नेस्टेड काल्डेरा। क्लियर है इतना? तो मुझे बताओ क्रेटर क्या है, ज्वालामुखी क्या है, काल्डेरा क्या है, नेस्टेड काल्डेरा क्या है, ज्वालामुखी विस्फोट क्या होता है, ज्वालामुखी क्रिया क्या होती है। टॉपिक क्लियर है? लिखवा दिया जाए, लिख लीजिए। हाँ, क्या हो सकता है? तेज बोलो। नेस्टेड काल्डेरा में हाँ टूटेगा तो काल्डेरा ही बनेगा, काल्डेरा ही सबसे बड़ा होल काल्डेरा। ठीक है, अब जितना बड़ा बनता जाएगा सबको काल्डेरा बोलता चला जाऊंगा मैं, काल्डेरा से बड़ा कुछ नहीं है। आई बात समझ में? तो जितनी बार टूटेगा होल बड़ा होता जाएगा, और होल बड़ा होता जाएगा तो मैं क्या बोलता जाऊंगा? उसे काल्डेरा बोलता जाऊंगा। क्लियर है ना? हेडिंग क्या डाला हुआ है? ज्वालामुखी ना, लिखिएगा वोल्केनो या ज्वालामुखी, वोल्केनो या ज्वालामुखी, वोल्केनो या ज्वालामुखी। एक काम कीजिए, तो ये है एक लड़की यहां पे अमृता कुमारी है, ठीक है, ये बार बार बोलती है कि कभी बोलती है सर तेज पढ़ाइए, कभी बोलते हैं इसको ब्लॉक करवाइए, तो इसको ब्लॉक करवाइए जल्दी, तो ठीक है ब्लॉक करवाइए इसको। मतलब तुमको कुछ आता जाता है नहीं। हकीकत क्या है, क्या कहते हैं, प्रॉब्लम जानते हो क्या है? सुन लो प्रॉब्लम क्या है, कि तुम लोग टीचर को गाइड करने लगते हो कि आप ऐसे पढ़ाइए, ऐसे पढ़ाइए। दिमाग से थोड़ा सोचो, क्या कहते हैं कि तुम गाइड किसको कर रहे हो, किस व्यक्ति को तुम गाइड करने जा रहे हो। ठीक है, तुमको तो क्या कहते हैं आता जाता कुछ है नहीं। हकीकत यह है कि आपको आता जाता कुछ है नहीं। आप 12वीं पास करके बैठे हो, फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर थर्ड ईयर वाले हो, यही हो ना आपका। और हकीकत ये है, क्या कहते हैं, खड़ा करा के पूछ दूं अभी तो बीपीएससी का सिलेबस नहीं पता है,
सच्चाई है ना। अगर पूछूं कि बीपीएससी का सिलेबस क्या है, तो सिलेबस नहीं पता है। और ये लोग क्या कहते हैं, टीचर को एडवाइस देते हैं, सर थोड़ा स्लो पढ़ाओ, सर थोड़ा फास्ट पढ़ाओ, सर थोड़ा सा ऐसे कर देंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। मैं ऐसा सोच रहा हूं कि सर आपने क्या कहते हैं जो ग्रीन कलर यूज किया है, आप ब्लैक यूज करते तो बड़ा अच्छा रहता। तो ये सब एडवाइस अपने पास रखा कीजिए। ये सब एडवाइस क्या किए कीजिए, अपने पास रखा कीजिए। टीचर को पता है कब स्पीड को बढ़ाना है, कब स्पीड को कम करना, वो सब जानता है। सोचा करो ना, क्या कहते तुम गाइड किसको करने जा रहे हो। ठीक है, एक बार ये तो कम से कम सोच लिया करो। ठीक है, लेकिन नहीं, आएंगे यहाँ पे कुछ लोग हाय हेलो बोलेंगे, कुछ लोग आई लव यू बोल दे रहे हैं। हाँ लिखा हुआ है ये देखो लिखा हुआ। अब लिखा हुआ क्या कहते, अब क्या बोला जाए। तब उसमें कुछ नहीं कर सकते ना, उसमें क्या कर सकते हैं आप। ठीक है, आपकी भावनाओं का हम सम्मान करते हैं, यही कर सकते हैं ना, कि आपकी भावनाओं का क्या किया जा रहा है, सम्मान किया जा रहा है। ठीक है, आप लेकिन अपने इमोशन को क्या कीजिए, कंट्रोल में रखिए। आपके इमोशन को कंट्रोल में नहीं करेंगे तो समस्या पैदा हो जाएगी। लिखिए, ज्वालामुखी। देखो, पृथ्वी के सतह पर, पृथ्वी के सतह पर, पृथ्वी के सतह पर उपस्थित एक छिद्र, ब्रैकेट में होल, पृथ्वी के सतह पर उपस्थित एक छिद्र या होल या दरार, दरार को इंग्लिश वाले बच्चे वेंट लिखेंगे। एक दरार, एक छिद्र, होल या दरार, दरार जिससे जिससे पृथ्वी के आंतरिक भाग की ऊष्मा, जिससे पृथ्वी के आंतरिक भाग की ऊष्मा, आंतरिक भाग की ऊष्मा, आंतरिक भाग की ऊष्मा ऊष्मा बाहर निकलती है। आंतरिक भाग की ऊष्मा बाहर निकलती है, उसे ज्वालामुखी कहा जाता है। उसे ज्वालामुखी कहा जाता है। ज्वालामुखी कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हेड डालिएगा ज्वालामुखी क्रिया, ज्वालामुखी क्रिया, इंग्लिश में वोल्केनोसिटी, वोल्केनोसिटी, ज्वालामुखी क्रिया या वोल्केनोसिटी, वोल्केनोसिटी। लिखिएगा, पृथ्वी के आंतरिक भाग में, पृथ्वी के आंतरिक भाग में, पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा के उत्पत्ति से लेकर, पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा के उत्पत्ति से लेकर, मैग्मा के उत्पत्ति से लेकर मैग्मा के सतह पर लावा के रूप में प्रवाह, मैग्मा के सतह पर लावा के रूप में प्रवाह, प्रवाह तथा, अब अंडरलाइन कर लेना, तथा लावा के शीतलीकरण, लावा के शीतलीकरण, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे कूलिंग प्रोसेस ऑफ लावा, कूलिंग प्रोसेस ऑफ लावा, लावा के शीतलीकरण की क्रिया से स्थलाकृतियों, लैंड फॉर्म, स्थलाकृतियों, लैंड फॉर्म के निर्माण तक की स्थलाकृतियों के निर्माण तक की संपूर्ण क्रिया, निर्माण तक की संपूर्ण क्रिया ज्वालामुखी, संपूर्ण क्रिया ज्वालामुखी क्रिया कहलाती है, ज्वालामुखी क्रिया कहलाती है। संपूर्ण क्रिया ज्वालामुखी
क्रिया कहलाती है, क्रिया कहलाती है। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा ऐसे लिखेंगे। ज्वालामुखी या वोल्केनो। ठीक है, देखो कैसे लिखेंगे हम लोग। यहां पे ऐसे एरो बनाकर एक लाइन बस लिख दिया जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद एक स्टेप आगे चलेंगे, फिर हम लोग क्या लिखेंगे, क्रेटर। यहां पे एक लाइन लिख दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्रेटर का अगला स्टेप क्या होगा, काल्डेरा। वेरी गुड, काल्डेरा। एक लाइन यहां पे लिख दिया जाएगा, और उसके बाद क्या होगा आपका, नेस्टेड काल्डेरा। नेस्टेड काल्डेरा, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूं। ठीक है, तो एक सीक्वेंस में, हम ज्यादा नहीं, एक सीक्वेंस में एक एक लाइन लिखते चले जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ज्वालामुखी, जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आप लिखिएगा। ज्वालामुखी, ज्वालामुखी सतह पर उपस्थित एक छिद्र, होल, वेंट या दरार। एक लाइन बस, सतह पर उपस्थित एक छिद्र, होल, वेंट या दरार, या दरार। लिख लिया आप लोगों ने। अब उसके बाद ज्वालामुखी के बाद कहां चलेंगे हम लोग, क्रेटर में। आपका क्रेटर में लिखिएगा, ज्वालामुखी पदार्थों के, क्रेटर में ज्वालामुखी पदार्थों के लगातार निष्कासन के कारण, ज्वालामुखी पदार्थों के लगातार निष्कासन के कारण, निष्कासन के कारण छिद्र का आकार बड़ा हो जाता है। ज्वालामुखी पदार्थों के लगातार निष्कासन के कारण छिद्र या वेंट का आकार बड़ा हो जाता है। छिद्र या वेंट का आकार बड़ा हो जाता है। इसे क्रेटर कहा जाता है। इसे क्रेटर कहा जाता है। क्रेटर कहा जाता है। इसे क्रेटर कहा जाता है। काल्डेरा, क्रेटर के बाद काल्डेरा लिखिए। जब कभी, काल्डेरा के बारे में लिखो, जब कभी क्रेटर में, क्रेटर में लावा, जब कभी क्रेटर में लावा जमा हो जाता है, क्रेटर में लावा जमा हो जाता है, या या कंकड़ पत्थर के टुकड़ों, या कंकड़ पत्थर के टुकड़ों के जमाव के कारण, जमाव का मतलब डिपोजिशन, कंकड़ पत्थर के टुकड़ों के जमाव के कारण क्रेटर, क्रेटर का मुख, क्रेटर का मुख बंद हो जाता है। क्रेटर का मुख बंद हो जाता है। क्रेटर का मुख बंद हो जाता है। तो मैग्मा, मैग्मा अत्यधिक तीव्रता से, तो मैग्मा अत्यधिक तीव्रता से, तीव्रता से क्रेटर, क्रेटर को तोड़ देता है। क्रेटर को तोड़ देता है। अत्यधिक तीव्रता से क्रेटर को तोड़ देता है, जिससे, जिससे काल्डेरा, जिससे काल्डेरा, जिससे काल्डेरा निर्मित होती है, जिससे काल्डेरा निर्मित होती है।
निर्मित होती है। लास्ट आ जाइए, नेस्टेड काल्डेरा। नेस्टेड काल्डेरा, नेस्टेड काल्डेरा। देखो, जब एक काल्डेरा में जब एक काल्डेरा में जब एक काल्डेरा में कई छोटे छोटे काल्डेरा में कई छोटे छोटे क्रेटर कई छोटे छोटे क्रेटर का निर्माण हो जाता है। कई छोटे छोटे क्रेटर का निर्माण हो जाता है, निर्माण हो जाता है, तो इसे नेस्टेड काल्डेरा, तो इसे नेस्टेड काल्डेरा, नेस्टेड काल्डेरा कहा जाता है। नेस्टेड काल्डेरा कहा जाता है, तो इसे नेस्टेड काल्डेरा कहा जाता है। याद रहेगा। अब मुझे बताओ, अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि क्रेटर, काल्डेरा और नेस्टेड काल्डेरा ये ज्वालामुखी के द्वारा बनाई गई स्थलाकृति है, लैंड फॉर्म है, तो मैं सही हूं या गलत हूं? बोल सकता हूं कि क्रेटर हुआ, काल्डेरा हुआ, नेस्टेड काल्डेरा हुआ, इसका निर्माण किसने किया है? ज्वालामुखी ने किया है। तो ये ज्वालामुखी के द्वारा बनाया गया लैंड फॉर्म है। क्या है ये? लैंड फॉर्म है या स्थलाकृतियां हैं। क्लियर हुआ इतना? अब है इन डालिएगा, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण, कॉजेज ऑफ वोल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण या कॉजेज ऑफ वोल्केनिक इरप्शन, कॉजेज ऑफ वोल्केनिक इरप्शन, कॉजेज ऑफ वोल्केनिक इरप्शन या ज्वालामुखी विस्फोट के कारण। समझिए आप इसे, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण। एक क्वेश्चन ये उठा कि अगर हम चर्चा करें वोल्केनिक इरप्शन या ज्वालामुखी विस्फोट के कारण, तो सबसे पहले कारण में क्या होगा? पॉइंट नंबर 1, ध्यान समझिए। पॉइंट नंबर 1 है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में, आंतरिक भाग में उपस्थित अधिक ऊष्मा। पृथ्वी के आंतरिक भाग में उपस्थित अधिक ऊष्मा, हाई टेम्परेचर या हाई हीट इनसाइड द अर्थ सरफेस। पहला रीजन समझो आपका। देखो, हमने और आपने क्या चर्चा किया है, सारे बच्चे याद कीजिए। हमने आपने डिस्कस किया कि चलिए मान लेते हैं ये हमारी पृथ्वी का सतह है, सरफेस है, और ये पृथ्वी का आंतरिक भाग है या इंटीरियर स्ट्रक्चर है। ये पृथ्वी का आंतरिक भाग है, या मान लिया हमने कि ये पृथ्वी का इंटीरियर स्ट्रक्चर है। क्लास में आपको पढ़ाया गया है कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, इस पृथ्वी के आंतरिक भाग में दबाव ज़्यादा है। उम्मीद है आपको याद होगा। पृथ्वी के आंतरिक भाग में प्रेशर ज़्यादा है। प्रेशर अगर ज़्यादा होगा तो अत्यधिक प्रेशर के कारण फ्रिक्शन ज़्यादा होगा या घर्षण ज़्यादा होगा? अगर घर्षण ज़्यादा होगा तो अत्यधिक घर्षण से आपका हीट पैदा होती है या ऊष्मा पैदा होती है, हाँ या ना? हीट या ऊष्मा पैदा होती है। उसके बाद आपको चर्चा ये भी किया गया था कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में रेडियो सक्रिय पदार्थ, याद आया? पृथ्वी के आंतरिक भाग में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैं, रेडियो सक्रिय पदार्थ हैं, और ये जो रेडियो सक्रिय पदार्थ हैं ये अपने आप क्या बाहर निकालते हैं? ऊष्मा। ये स्वतः ही हीट को रेडिएट करते हैं या स्वतः ही ऊष्मा का निष्कासन करते हैं। सोचो, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम रेडियो सक्रिय पदार्थ ले लें और दाब ले लें, तो दोनों कारणों से पृथ्वी के आंतरिक भाग में लगातार हीट जनरेट हो रही है। क्या जनरेट हो रही है? हीट जनरेट हो रही है। अब इमेजिन करो जरा, जस्ट इमेजिन करो कि मान लेते हैं कि ये हमारी पृथ्वी का आंतरिक भाग है। समझो, पृथ्वी का आंतरिक भाग है और इस पृथ्वी के आंतरिक भाग में कॉन्टिन्यूअस या लगातार हीट जनरेट हो रही है। क्या जनरेट हो रही है? हीट। अब बताओ, लगातार हीट जनरेट होगी तो क्वेश्चन उठा कब तक? भाई हीट जनरेट हो रही है, पृथ्वी के आंतरिक भाग का तापमान लगातार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, हाँ या ना?
आंतरिक भाग का तापमान बढ़ रहा है, आंतरिक भाग में हीट जनरेट हो रही, कब तक जनरेट होगी हमें नहीं पता। अगर तुमसे ध्यान सुनना अगला क्वेश्चन, मान लो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, कौन सा सब्सटेंस है, ठीक है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस या रेडियो सक्रिय पदार्थ, मान लेते हैं यूरेनियम है, क्या है यह, यूरेनियम है, ठीक है ना। अब मान लो मेरे पास यूरेनियम 100 ग्राम है, ध्यान से कुछ पूछने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना, मेरे पास कितना यूरेनियम है, 100 ग्राम है। मैंने बोला कि ये जो यूरेनियम है, ये यूरेनियम उष्मा का क्या करेगा, सारे बच्चे बोलो, निष्कासन करेगा। तो उष्मा का निष्कासन जब ये करेगा, तो उष्मा के निष्कासन के कारण बताओ यूरेनियम की मात्रा बढ़ेगी या कम होगी, ठीक है, यूरेनियम की मात्रा क्या होती जाएगी, कम। चलिए मान लेते हैं कि ये जो यूरेनियम है ये 150 साल में, एग्जाम्पल दे रहा हूं केवल आपको, 150 साल में समझो आपका अपने का आधा हो जाता है, कितना, आधा, यानी कि 150 साल में रेडिएट होकर के 50 ग्राम बचता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक रेडियो सक्रिय पदार्थ अगर अपनी उष्मा को निकालेगा तो उष्मा को निकालने के कारण उसकी मात्रा क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। मान लेते हैं कि यूरेनियम जो है 100 ग्राम है और 150 साल में यूरेनियम क्या होगा आपका, अपने का आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आधा। तो अब मुझे बताओ कितने साल में समाप्त हो जाएगा, जल्दबाजी नहीं, आराम से, पेपर आपके पास है, पेन आपके पास है, सॉल्व कीजिए, पेपर आपके पास है, पेन आपके पास है, सॉल्व कीजिए, आपका सॉल्व कीजिए, बातचीत नहीं, बिल्कुल बातचीत नहीं। 150 साल में यूरेनियम जितना है उसने का कितना हो जाता है, आधा हो जाता है। तो कितने साल में समझो ये पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, कहां से आ गया क्वेश्चन, तुम लोग क्लास ए, विशाल कुमार, तनाव मूलक बल के कारण पर्वत पठार किसका क्वेश्चन है, हाँ भाई कौन है विशाल, तुमको बोला ना कि डिस्कशन बाद में लूंगा। प्लस तुम एक बात बताओ, कल तुमको बोला गया था कि जब नीचे वाला ब्लॉक क्या कहते ऊपर गुंबद की तरह हो जाएगा तो क्या होगा, बोलो, पर्वत पठार की मतलब क्या अंतर है, पर्वत पठार में ऊंचाई का अंतर है, हाँ या ना, पर्वत पठार में ऊंचाई का अंतर है, बोलो, उसके एक मिनट रुको, सब लोग शांत रहो, जो बोल रहा हूं ध्यान से, पर्वत पठार में ऊंचाई का अंतर है, हाँ या ना, पर्वत पठार में तुम्हारा स्लोप का अंतर है, हाँ या ना, पर्वत का चोटी होता है, पठार का चोटी नहीं होता है। तो मान लो तुम्हारा भ्रंश बना, समझो भ्रंश बना, और भ्रंश के कारण क्या हुआ, आपका ऊंचाई क्या हुआ, कम रही, और ऊपर वाला भाग गुंबद हो गया, तो बन जाएगा पठार। प्रॉब्लम यह है कि जब भ्रंश होता है ऊंचाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है आपका, और ऊपर वाला भाग ढलुआ नहीं हो पाता है, समतल नहीं हो पाता है, चोटी बन जाती है, इसलिए मैंने बोला पर्वत बनता है, आरिवासों में, इसलिए क्या बनता है, पर्वत। लेकिन मान लो ऐसा हुआ कि नहीं, ऊपर वाला भाग समतल है और गुंबद की तरह हो गया, तो बन जाएगा पठार। लेकिन ऐसे पठार कम मिलते, ना के बराबर हैं, इसलिए हमने इसकी चर्चा नहीं किया। लेकिन ऐसे पर्वत ज्यादा मिलते हैं, इसलिए हमने इसकी क्या किया है, चर्चा किया है। लेकिन अगर ऐसा हो सकता है, ऊंचाई उसकी क्या हो, अगर कम हो और ऊपर वाला भाग क्या हो जाए, समतल हो जाए, तो पठार बन सकता है। क्लियर है, ठीक है, चलिए विशाल आपका आंसर हो गया। और कौन है भाई, ये किसका क्वेश्चन है, एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से भिन्न है, जल्दी बोलो कौन है लड़का, ये किसका क्वेश्चन है महाराज। एक, आप एक बात बताओ, भूकंप का क्या कहते हैं, मूल, भूकंप का केंद्र एक होता है कि अलग अलग, एक होता है, भूकंप केंद्र एक होगा या अलग अलग होगा, बिहार में भूकंप आएगा तो उसका भूकंप केंद्र अलग होगा ना जी, और दिल्ली वाले का, तो भूकंप केंद्र अगर अलग अलग होगा तो भूकंपी तरंगों का मार्ग भी क्या होगा, तो मार्ग अगर अलग अलग होगा तो छाया क्षेत्र भी क्या होगा, अलग अलग, इसलिए अलग अलग होता है। ठीक है, और क्या पूछा है, भूकंप लेखी भूकंप अधिकेंद्र से 105, देखो 105 से 145 डिग्री क्यों बोला गया, क्योंकि 105 से 145 डिग्री पे भूकंपी तरंगे नहीं दिखती हैं, पृथ्वी 360 डिग्री का है ना, तो 360 में ऐसे मूव कर रही है। जब मैं 105 से 145 डिग्री पे गया तो वहां भूकंपी तरंग थी ही नहीं, तो मैंने बोला कि इसका मतलब ये कौन सा क्षेत्र होगा, छाया क्षेत्र होगा, तो मैंने उसको छाया क्षेत्र बोल दिया। ठीक है,
चलिए, हाँ भाई, इसका आंसर कौन बोलेगा? हाँ बोलो, क्या होगा इसका आंसर? कितने साल में? देखो डर गई। हाँ हाँ, तेज बोलो। अच्छा, इसने बड़ा गणित से निकाला, लगभग 3000। हाँ इधर कितना है? 300 साल। 1 मिनट सुनो, 150 साल में 50 ग्राम, 300 साल में 25 ग्राम, 450 साल में 12.5 ग्राम, चलो 12 मान लेता हूं इसे। आई वास्तव में 600 साल में आपका 6 ग्राम। तुम्हें लगता है कभी खत्म हो पाएगा? कुछ ना कुछ तो बचेगा ना, ठीक है। रेडियो सक्रिय पदार्थ का जीवन काल अनंत काल होता है, याद रखना। और तुम्हारे बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, भाई साहब कौन सा गणित निकाले हो कि 3000 आ गया है? ठीक है, याद रखो। मुझे बताओ, ये आधा होता जा रहा है ना, कुछ तो बचेगा, हाँ या ना? याद रखना, दिमाग में हमेशा सेट करके रखना कि रेडियो सक्रिय पदार्थ का जीवन काल अनंत काल होता है, वो कभी खत्म होने वाला नहीं है, कुछ ना कुछ तो बचा होगा। इमेजिन करो, ऐसा पदार्थ पृथ्वी के अंदर बैठा हुआ है और लगातार हीट निकाल रहा है। क्या निकाल रहा है? हीट निकाल रहा है। इमेजिन करो, अगर हमारी पृथ्वी इस उष्मा को बाहर ना निकाले, एक लिमिट के बाद अगर ये हीट बढ़ेगा तो हमारी पृथ्वी ब्लास्ट कर जाएगी। क्या हो जाएगी? ब्लास्ट कर जाएगी। पृथ्वी बताओ, ब्लास्ट अगर कर जाएगी तो पृथ्वी का अस्तित्व क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। पृथ्वी के अस्तित्व को अगर बचा करके रखना है तो पृथ्वी को ब्लास्ट होने से क्या करना होगा? बचाना होगा। और ब्लास्ट होने से बचाने के लिए अंदर की उष्मा कहां निकालना होगा? बाहर निकालना होगा। और जब पृथ्वी अपने अंदर की उष्मा बाहर निकालती है तो इसी को ज्वालामुखी विस्फोट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अगर आप लोगों को एक्सपेरिमेंट करना है तो एक काम कीजिएगा, प्रेशर कुकर लीजिएगा, घर में मत, थोड़ा सा रूम के बाहर चले जाइएगा, छत पे चले जाइएगा या खुले मैदान में, उसका ऊपर वाला जो सीटी होता है ब्लॉक कर दीजिएगा, देखिए कि सीटी बाहर ना निकले। और गैस सिलेंडर ऑन करके थोड़ा दूर चले जाइएगा और अपने आप आपको पता चल जाएगा क्या होने वाला है। प्रेशर कुकर क्या हो जाएगा? ब्लास्ट हो जाएगा। प्रेशर कुकर इसलिए ब्लास्ट नहीं होता है क्योंकि उसकी हीट क्या करती है? बाहर निकलती है। तो जो प्रेशर कुकर का सीटी है ना, वही समझो आपका ज्वालामुखी है। क्या है? ठीक है, ज्वालामुखी है। तो याद रखना, पृथ्वी अपने उष्मा को बाहर निकालेगी तभी अपने आप को संतुलित कर पाएगी। पहला रीजन समझ में आया? पृथ्वी के अंदर अत्यधिक उष्मा का होना ज्वालामुखी विस्फोट का क्या है? कारण है। आगे बढ़ते हैं यहां से, ठीक है, थोड़ा यहां से आगे बढ़ेंगे। अब बताओ, अगला टॉपिक है प्लेट विवर्तन तुम जानते हो, आप लोग सभी लोग जानते हो ना, प्लेट विवर्तन या प्लेट टेक्टोनिक। सारे बच्चे जवाब दो। जब हम प्लेट टेक्टोनिक की बातें करेंगे तो हमने और आपने चर्चा किया था कि प्लेटों के मूवमेंट की अगर बातें करें, प्लेटों की गति की बातें करें, तो प्लेटों में 3 प्रकार का मोशन है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का मोशन है। एक अभिसारी है, अपसारी और समानांतर। अब बताओ, जब ज्वालामुखी विस्फोट की बातें करते हैं तो तीनों प्रकार की गति की बातें करते हैं, 2 गति की। एक गति, ठीक है, और दूसरा अपसारी, यही था ना? दूसरा समझो अपसारी गति। अगर हम कन्वर्जेंट मोशन की बातें करेंगे तो सीधा सा हम बोलेंगे कि प्लेट अंदर जाती है और अधिक तापमान से क्या होती है? पिघल जाती है। और पिघला पदार्थ कहाँ आता है? बाहर आता है और ज्वालामुखी विस्फोट होता है। यही पढ़ा गया है ना। अभिसारी गति में सिंपल सा आपको बोला गया है, 2 प्लेटें हैं, एक दूसरे से कहाँ जाएंगी? दूर जाएंगी। और दूर जाएंगी तो क्या बनेगा? दरार बनेगा। और दरार से मैग्मा कहाँ आता है? बाहर आता है। और मैग्मा का बाहर आना क्या है? ज्वालामुखी आपका विस्फोट है या ज्वालामुखी क्रिया है। यही था ना आपका। तीसरा जो गति था समानांतर, हमने चर्चा किया था कि तीसरे प्रकार की गति में केवल भूकंप आता है। याद आ रहा है ना? तीसरे प्रकार की गति में केवल क्या आता है? भूकंप आता है। तो ये क्या है? ज्वालामुखी विस्फोट का एक्सप्लेनेशन है या ज्वालामुखी विस्फोट की व्याख्या है। लेकिन बातों को बड़े ध्यान सुनना, लेकिन कई स्थान ऐसे हैं, कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर प्लेटों की अभिसारी गति और प्लेटों की अपसारी गति नहीं हो रही। ध्यान सुनना,
कई प्लेस ऐसे हैं जहां पे ना तो प्लेटों का अपसारी गति हो रहा है और ना ही प्लेटों का क्या हो रहा है, अभिसारी गति हो रहा है, फिर भी वहां पे ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है। फिर भी वहां पे क्या हो रहा है, ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल तुमसे अगर पूछा जाए कि अंडमान और निकोबार, ध्यान सुनना, अंडमान और निकोबार हिमालय का विस्तार है ना, हाँ या ना, हिमालय के क्षेत्र में क्या ज्वालामुखी विस्फोट होता है? क्या कभी हिमालय के क्षेत्र में ज्वालामुखी विस्फोट हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वहां पे दोनों आपका महाद्वीपीय प्लेटें हैं। याद आ रहा है या भूल गए हो? अब बताओ, लेकिन अगर अंडमान निकोबार, ध्यान सुनना, अगर अंडमान और निकोबार हिमालय का एक्सटेंशन है, हिमालय का विस्तार है और हिमालय में ज्वालामुखी विस्फोट नहीं होता है, तो अंडमान और निकोबार में ज्वालामुखी विस्फोट कैसे हो गया? आरी भाषा में अंडमान और निकोबार में समझो ज्वालामुखी विस्फोट कैसे हो गया, क्योंकि वहां पे तो ज्वालामुखी विस्फोट नहीं होना चाहिए। या इसका मतलब ना तो ये व्याख्या करता है और ना ही ये व्याख्या करता है। आ रही इतनी भाषा में। उसी तरह से अगर तुमसे चर्चा किया जाए, आपका मैप लाए हो क्या? अफ्रीका का मैप जरा ओपन करो तो, अफ्रीका का मानचित्र ओपन करना जरा। अफ्रीका का मानचित्र ओपन करना। अफ्रीका के मानचित्र में आप लोग देखिएगा, वहां पे आपको मिलेगा नीचे की तरफ मेडागास्कर, वहां पे आपको मिलेगा मेडागास्कर, दिख रहा है? जहां पे मेडागास्कर लिखा हुआ है, समझो आपका, जहां पे मेडागास्कर लिखा हुआ है, मेडागास्कर के बगल में देखो लिखा होगा रीयूनियन हॉट स्पॉट, या रीयूनियन लिखा हुआ है। मेडागास्कर के बगल में देखो लिखा होगा रीयूनियन, रीयूनियन, हिंदी में भी रीयूनियन ही लिखा होगा, रीयूनियन लिखा हुआ है, ठीक है। मेडागास्कर, मेडागास्कर के बगल में देखिए लिखा होगा रीयूनियन, लिखा हुआ है? नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, लिख दो। देखो इधर, ये देखो सब लोग इधर, ये है मेडागास्कर। सारे बच्चे देखिए, यहां पे मेडागास्कर लिखा हुआ है ना, यहां पे ऐसे करके लिख दो रीयूनियन, यहां पे लिख दीजिए रीयूनियन। लिखा हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं है तो लिख डालिए। लिखा है तो अच्छी बात है, नहीं है तो लिख दीजिए। सुनो ध्यान से थोड़ा सा, रीयूनियन ब्रैकेट में फ्रांस लिखा होगा, इसका मतलब रीयूनियन किसका पार्ट है? फ्रांस का। रीयूनियन एक आइलैंड है, रीयूनियन एक आइलैंड है, रीयूनियन एक द्वीप है। क्या है? द्वीप है। सरप्राइज हो जाओगे, रीयूनियन एक ज्वालामुखी है, इसे कहा जाता है रीयूनियन हॉट स्पॉट। क्या कहा जाता है? रीयूनियन हॉट स्पॉट कहा जाता है। यह एक ज्वालामुखी है। क्वेश्चन ये उठा कि मेडागास्कर के बगल में रीयूनियन है, अब यहां पे ज्वालामुखी विस्फोट की व्याख्या कैसे करें? यहां पे वोल्केनिक इरप्शन को एक्सप्लेन कैसे किया जाए रीयूनियन के पास? अंडमान निकोबार में कैसे एक्सप्लेन किया जाए यहां पे वोल्केनिक इरप्शन हो गया? समझ रहे हो? इसी को एक्सप्लेन करने के लिए, ध्यान सुनो, इसी की व्याख्या करने के लिए, इसी को एक्सप्लेन करने के लिए एक साइंटिस्ट थे, नाम मैंने बताया था, साइंटिस्ट का नाम था मॉर्गन। याद आ रहा है? प्लेट टेक्टोनिक जब मैंने डिस्कस किया था तो मॉर्गन थे, मैकेंजी था, पार्कर था, याद आ रहा है, विल्सन था और हैरी हेस था। एक विद्वान थे आपके, समझो आपका इसका नाम था पार्कर, ठीक है, एक विद्वान मैकेंजी, ये लोग भी आपका, इन्होंने कुछ बातें बताई। ध्यान समझो, मॉर्गन ने क्या किया, कुछ बातें बताई, और मॉर्गन ने क्या किया, पहली बार चर्चा किया आपका मेंटल प्लूम की बातें किया, ठीक है। पहली बार यहां पे चर्चा किया गया, एक शब्द यूज किया गया और इस शब्द का नाम रखा गया मेंटल प्लूम, ठीक है। मेंटल प्लूम की बातें की गई, समझो। तो हमें यह जानना है कि मेंटल प्लूम क्या है और मेंटल प्लूम वोल्केनिक इरप्शन का कारण कैसे बन सकता है, ठीक है। देखो, तुम्हारे बिहार की बात छोड़ो, ठीक है, यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। आई वाज यूपीएससी में जब क्वेश्चन पूछा गया था, जिस टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया था, लोगों के लिए बड़ा सरप्राइज था कि मेंटल प्लूम कहां से पूछ दिया गया, ये होता क्या है, ठीक है। तो बहुत बड़ा, आपका डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, चीजें बहुत आसान है, हमें इसको समझना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। अब मुझे बताओ, इसको मैं पहले एक्सप्लेन कर दूं या
अभी तक जितना पढ़ाया है उसे डिक्टेट करा दूं, क्या करवाया जाए? डिक्टेट करवा दिया जाए। 2 कारण मैंने बताया था ना, उसको लिख लो, फिर मैं इसको डिस्कस करता हूं कि मेंटल प्लूम होता क्या है, और इसको डिटेल में डिस्कस कर दूंगा आपको। हेडिंग क्या डाला हुआ है? ज्वालामुखी विस्फोट के कारण ना। पहला लिखिएगा, पृथ्वी के आंतरिक भाग में अधिक तापमान का होना। पहला, पृथ्वी के आंतरिक भाग में अधिक तापमान का होना, हाई टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ सरफेस। पृथ्वी के आंतरिक भाग में अधिक तापमान का होना, हाई टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ सरफेस। ठीक है, ज्यादा नहीं, 2 से 3 लाइन लिखवाऊंगा आपको। लिखिएगा, पृथ्वी के आंतरिक भाग में, पृथ्वी के आंतरिक भाग में, पृथ्वी के आंतरिक भाग में अत्यधिक दबाव, अत्यधिक दबाव तथा, अत्यधिक दबाव तथा रेडियो सक्रिय पदार्थ, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, अत्यधिक दबाव तथा रेडियो सक्रिय पदार्थ, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के उपस्थिति के कारण, के उपस्थिति के कारण लगातार, उपस्थिति के कारण लगातार हीट या उष्मा, लगातार उष्मा का, लगातार उष्मा का जनन होता है। उष्मा का जनन या उत्पत्ति, उष्मा की उत्पत्ति होती है। लगातार उष्मा की उत्पत्ति होती है यदि, यदि इस उष्मा का निष्कासन, यदि इस उष्मा का निष्कासन ना किया जाए, यदि इस उष्मा का निष्कासन ना हो या ना किया जाए, तो एक सीमा के पश्चात, एक सीमा या लिमिट, एक सीमा के पश्चात, के पश्चात पृथ्वी में विस्फोट हो सकता है। एक सीमा के पश्चात पृथ्वी में विस्फोट, पृथ्वी में विस्फोट हो सकता है। अतः पृथ्वी, अतः पृथ्वी, एक सीमा के पश्चात पृथ्वी में विस्फोट हो सकता है। अतः पृथ्वी, पृथ्वी ज्वालामुखी विस्फोट की सहायता से, अतः पृथ्वी ज्वालामुखी विस्फोट की सहायता से आंतरिक भाग के, विस्फोट की सहायता से आंतरिक भाग के उष्मा का निष्कासन करती है। आंतरिक भाग के उष्मा का निष्कासन करती है, उष्मा का निष्कासन करती है, निष्कासन करती है। ठीक है, अब है डाल लेंगे प्लेट विवर्तन की तथा ज्वालामुखी। इंग्लिश में प्लेट टेक्टोनिक एंड वोल्केनिक इरप्शन। प्लेट विवर्तन की तथा ज्वालामुखी क्रिया, इंग्लिश में प्लेट टेक्टोनिक एंड वोल्केनिक इरप्शन। सबसे पहले अभिसारी गति, कन्वर्जेंट मोशन। बस आपको करना कुछ नहीं, फिगर बनाना है, बस इतना दिखा देना है।
ज्वालामुखी उद्गार, वोल्केनिक इरप्शन। ज्वालामुखी उद्गार या वोल्केनिक इरप्शन। उसके बाद अपसारी गति, डाइवर्जेंट मोशन, ऐसे दिखा देंगे और यहां पे लिख देंगे ज्वालामुखी, वोल्केनो। ट्राई बोतल पानी मंगाइए ना, पानी। एक बोल रहा है सर एक दिन भी छुट्टी नहीं मिलती है, ऐसा है क्या? आज कोई बात नहीं, तुम्हारी भावनाओं का कद्र करते हुए, आप लोगों की भावनाओं को समझते हुए अगले संडे को छुट्टी कर दूंगा। आप देखो, अब हमने तुम्हारी भावनाएं समझ ली, अब तुम मेरी भावनाएं समझो, ठीक है ना? एक दिन छुट्टी क्यों होगा वो भी बता दूंगा मैं। एक दिन छुट्टी होगा रिवीजन के लिए, ताकि अगले दिन 25-30 क्वेश्चन का टेस्ट लिया जा सके, ठीक है ना? तो मैं छुट्टी दे रहा हूं तो कुछ रीजन है उसका। ये मत सोचो कि बस ऐसे ही है आपका। अगर संडे को छुट्टी दूंगा तो ये मान के चलना कि 35 से 40 क्वेश्चन का, हो सकता है 50 भी हो जाए, 50 क्वेश्चन का प्रॉपर एक टेस्ट होगा, जितना मैंने पढ़ाया होगा पूरे के पूरे का, ठीक है? 50 क्वेश्चन का एक टेस्ट हो जाएगा आपका। रेडियो एक्टिव को फिर से समझा दीजिए। रेडियो एक्टिव एक ऐसा पदार्थ होता है जो स्वयं ही ऊष्मा का क्या करता है, निष्कासन करता रहता है। आपको बताया गया था यूरेनियम होता है, थोरियम होता है, यही होता है ना, यूरेनियम और थोरियम। इतना लिख लिया, हो गया ना? चलो अब है डालो मेंटल प्लम, ठीक है? अच्छा ठीक है, चलो एन डाल देना। मेंटल प्लम या प्लूम बोलते हैं, मेंटल प्लम या मेंटल प्लूम। मेंटल प्लम या मेंटल प्लूम। स्टार्ट करें? चलिए देखो, बहुत सिंपल टॉपिक है, उस टॉपिक पे मत जाना है कि नाम में क्या लिखा हुआ है, बहुत ही सिंपल है आपका मेंटल प्लूम। देखो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक पार्ट है आपका मेंटल, ध्यान सुनो, मेंटल, और दूसरा पार्ट क्या है, प्लूम लिखा हुआ है, या प्लम भी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? प्लम या प्लूम, दोनों एक ही चीज है आपका। देखो मेंटल क्या है, हम और आप जानते हैं ना, ये क्या है, पृथ्वी का, ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में, ध्यान सुनना, पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्रस्ट एवं कोर के बीच में है ना, क्रस्ट एवं कोर के बीच, क्रस्ट एवं कोर के बीच उपस्थित क्षेत्र, उपस्थित क्षेत्र। क्लियर हो गया आपका? मेंटल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोगों ने जाना है, हम लोगों ने समझा है। अगर हमें कोई प्लूम के बारे में बता दे, समझो कोई प्लूम के बारे में बता दे, तो शायद मैं समझ पाऊं कि मेंटल प्लूम होता क्या है, हाँ या ना? हमें बस इतना समझना है आपका कि मेंटल प्लूम, प्लूम क्या होता है। बातों को बड़े ध्यान सुनना। कुछ एग्जाम्पल देता हूं आपको, छोटे छोटे एग्जाम्पल देता हूं, और एग्जाम्पल से आप समझिएगा। सपोज कीजिए, मान लीजिए ये मिल्क है, ये दूध है, ध्यान से बस सुनना, ये मिल्क है, ये दूध है। जस्ट इमेजिन हमने इस मिल्क को, इस दूध को गर्म करना शुरू किया। बातों को बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है? हमने क्या किया, इसको क्या किया आपका, गर्म करना शुरू किया। तो बताओ मिल्क को जब हम गर्म करते हैं तो धीरे धीरे ये मिल्क गाढ़ा होता जाता है, हाँ या ना? गाढ़ा होने के बाद समझो धीरे धीरे ये जो मिल्क है ये ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट होता है। धीरे धीरे मूल आप जो मिल्क है, मिल्क का झाग कहां उठता है,
ऊपर की तरफ समझो, ये झाग ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट करता है, बुलबुला बबल्स बनना स्टार्ट होता है, हाँ या ना? बबल्स बनना स्टार्ट देखा है सबने? तो एक काम करना, जब बबल्स बनना स्टार्ट, जब ऊपर उठता है ना, एक बार उसके ऊपर हाथ लगा के चेक करना जरा। हाथ लगा चेक करना, कैसा फीलिंग आएगा? जल जाएगा। इसका मतलब है क्या? ध्यान सुनो, इसका मतलब है क्या? ये ऊपर उठ रहा है। कहां उठ रहा है? ऊपर। तो अगर ये ऊपर उठ रहा है बताओ, तो ऐसे ही दिखता है ना, ठीक है? तो ये जो ऐसे दिखता है इसको गुंबद कहते हैं। क्या कहते हैं? गुंबद कहते हैं, या इसे पिलर कहते हैं। क्या बोलते हैं? पिलर। अब बताओ, जब मैं इस पिलर पे हाथ से टच करता हूं तो ये गर्म होता है। क्या होता है? गर्म होता है। अगर ये गर्म हो रहा है, इसका मतलब बताओ ये पिलर है, या ध्यान सुनो, या ये ऊर्जा का ऊपर उठता गुंबद है। ऊर्जा का ऊपर उठता क्या है? ऊपर उठता गुंबद। ध्यान सुनो, ऊर्जा का ऊपर उठता गुंबद है, एनर्जी का ऊपर उठता हुआ पिलर है आपका। और उसके बाद होता क्या है? जब ये पिलर ब्लास्ट होता है, जब ये बुलबुला समझो फूटता है, तो हमें कुछ पानी की तरफ फील होता है, हाँ या ना? इसका मतलब हो क्या रहा है? इसका मतलब क्या हुआ? यहां पे हम उष्मा दे रहे हैं तो तापमान ज्यादा है। तापमान क्या है? ज्यादा। अब ये जो अधिक तापमान है, ये तापमान दूध की सहायता से कहां जा रहा है? ऊपर जा रहा है। तो उष्मा जो है ये लिक्विड की सहायता से कहां जा रही? ऊपर। ये लिक्विड गाढ़ा है। क्या है? गाढ़ा है, इसलिए लिक्विड गुंबद की तरह ऊपर जा रहा है। कैसे ऊपर जा रहा है? गुंबद की तरह ऊपर जा रहा है। पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, और सेम एग्जाम्पल दूंगा। चावल बनाया है कभी? कुकर में नहीं, पैन वाला चावल, भगोने वाला चावल। पानी आपने डाल दिया होगा, पानी डालने के बाद चावल ओल डाल दिया। अब उसके बाद गर्म करते हो तो धीरे धीरे पानी गाढ़ा होता है, हाँ या ना? पानी गाढ़ा होता, माड़ होता है। क्या होता है? माड़। बताओ, वैसे होता है, धीरे धीरे ऊपर उठता है। कहां उठता है? ऊपर उठता है। और जब बबल्स बनता है, एक दो पार्टिकल चावल का भी कहां जाता है? ऊपर आता है। तो बताओ, वो केवल आपका माड़ है, या माड़ में की सहायता से उष्मा ऊपर जा रही है? उष्मा ऊपर जा रही है। दूसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल, इनो जानते हो? इनो, ठीक है? एक गिलास पानी लेना, उस एक गिलास पानी में इनो डाल देना। अब इनो जब डालोगे तो बुलबुला कहां चलता है? ऊपर चलता है, समझो। सेम कॉन्सेप्ट है प्लम का तुम्हारा। सेम कॉन्सेप्ट क्या है? प्लम का। और कभी कभी तुम खाना को ज्यादा बढ़िया और अच्छा खाना खा लेते हो, तो प्लेट के अंदर भी प्लम पैदा हो जाता है, हाँ या ना? तो फिर उस प्लम को बुझाने के लिए क्या करना पड़ता है? इनो पीना पड़ता है, हाँ या ना? ठीक है। अब सेम कॉन्सेप्ट को अप्लाई करो। इतना क्लियर है ना? तो प्लम का मतलब देखो क्या है? प्लम का मतलब है ऊर्जा का ऊपर उठता गुंबद। ऊर्जा के ऊपर उठते गुंबद, ठीक है? या ऊर्जा के पिलर्स हैं। क्या है? ऊर्जा के पिलर्स हैं। अब पूरे कॉन्सेप्ट को देखो। हमने कहा कि ठीक है, मान लेते हैं ये हमारी पृथ्वी। ध्यान से सारे बच्चे समझेंगे, ये हमारी पृथ्वी है। चलिए, ये हमारी पृथ्वी, और ये जो रीजन है ये पृथ्वी का सेंटर है, पृथ्वी का केंद्र है, हाँ या ना? ये वाला जो भाग है, हमने इसका नाम क्रस्ट रखा था ना, ठीक है? उसके बाद ये वाला जो भाग है मेंटल, और मेंटल का कौन सा भाग? ठीक है। उसके बाद निचला मेंटल, यही था ना, ठीक है? निचला मेंटल मान लेते हैं। उसके बाद समझो आपका बाह्य कोर, ठीक है? और उसके बाद क्या मानते हैं? आंतरिक कोर। चलिए ठीक है, आंतरिक कोर, यही था ना कॉन्सेप्ट। मुझे बताओ, ये जो ऊपरी मेंटल है, ये मेंटल है आपका, ये सॉलिड है या पिघली अवस्था है? अपर मेंटल मोल्टेन फॉर्म में है ना, पिघली अवस्था में है। इसलिए तो बोला गया था कि यहां पे मैग्मा बैठा हुआ है, ठीक है? तो ये क्या है आपका? तुम्हारा पिघली अवस्था में। किस अवस्था में है? पिघली अवस्था में है, मोल्टेन स्टेज में है, मोल्टेन स्टेज, ठीक? समझो, पृथ्वी का जो सेंटर है, केंद्र है, याद कीजिए आपको बताया गया था कि केंद्र पे तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, याद आ रहा है? ठीक है। और ये जो सतह है, अगर आपसे बोला जाए तो ये जो सतह है, सतह का तापमान कितना है? 15 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है? अब मुझे बताओ, सेंटर का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड और सरफेस का टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मुझे बताओ, सेंटर से सतह के बीच में
तापांतर पैदा हुआ कि नहीं हुआ? सतह से आपका सेंटर के बीच में क्या पैदा हुआ? तापांतर, टेम्परेचर डिफरेंस पैदा हुआ। क्या पैदा हुआ? टेम्परेचर डिफरेंस पैदा हुआ। भूगोल की भाषा में इसे कहते हैं ताप प्रवणता। याद रखना, ताप प्रवणता, टेम्परेचर ग्रेडियंट। जहां भी ग्रेडियंट लिखा हो, ग्रेडियंट का मतलब परिवर्तन होता है। क्या होता है? परिवर्तन। टेम्परेचर ग्रेडियंट, तापमान में परिवर्तन। प्रेशर ग्रेडियंट, दाब में परिवर्तन। ग्रेडियंट का मतलब परिवर्तन होता है। क्या होता है? परिवर्तन होता है आपका। ठीक है, अब थोड़ा सा बातों को समझो। ठीक है, मैंने कहा ठीक है मान लेते। अब बताओ, सेंटर पे हीट ज्यादा है और सतह पे हीट क्या है? कम है। तो आपने पढ़ा होगा कि हमेशा ऊष्मा अधिक तापमान से कहां जाती है? कम तापमान। हाँ या ना? इसका मतलब अब ये जो ऊष्मा है ये अधिक तापमान से कहां चलेगी? कम तापमान की तरफ, सतह की तरफ चलेगी। हाँ या ना? ठीक है, अब ये सतह की तरफ चलना ही स्टार्ट होती है और जैसे ही अपर मेंटल में आएगी, कहां पे आएगी? अपर मेंटल में। अब ये अपर मेंटल किस अवस्था में? पिघली अवस्था में। तो मुझे बताओ क्या कहते हैं, जब ये पिघली अवस्था में आएगा, ये मोल्टेन मटेरियल है, तो ये ऊर्जा जब आगे बढ़ेगी तो मोल्टेन मटेरियल को छोड़ देगी, ये अपने साथ ऊपर लेके चलेगी। अब जब ये अपने साथ ऊपर लेके चलेगी तो ये मोल्टेन मटेरियल बताओ गुंबद के रूप में खड़ा होगा कि नहीं होगा? ये मोल्टेन मटेरियल किस रूप में खड़ा होगा? गुंबद के रूप में। और इसी का नाम क्या है? इसी का नाम क्या है? मेंटल प्लम है या मेंटल प्लूम है। अब बताओ, जब ये आपका मोल्टेन मटेरियल गुंबद के रूप में ऊपर खड़ा होगा तो सतह पे धक्का मारेगा। हाँ या ना? और सतह पे धक्का मारेगा, सतह अगर कमजोर हुआ तो सतह को तोड़कर कहां आ जाएगा? और सतह को तोड़कर समझो क्या कहते हैं, अगर ये मोल्टेन मटेरियल बाहर आ गया तो यही बताओ आपका ज्वालामुखी विस्फोट होगा कि नहीं होगा? यही हो जाएगा ज्वालामुखी विस्फोट। यही कॉन्सेप्ट है मेंटल प्लम का। आप में से किसने पूछा था मेंटल प्लम? क्लियर हो गया? क्लियर है? वो ऊपर ये छोड़ो, जितना मैंने बताया क्लियर है कि नहीं है? अब बोलो ऊपर नीचे क्या बोल रहे हो? क्या? अरे नहीं, कुछ पूछना चाहते हो तुम? हाँ बोलो। ऊर्जा नहीं जाएगी। ऊर्जा हमेशा अधिक तापमान से कहां जाएगी? इधर देखो मेरी तरफ। ऊर्जा हमेशा कहां से कहां जाएगी? अधिक तापमान। अपवर्ड मत बोलो, अधिक तापमान से कम तापमान की तरफ। सतह का तापमान कम है ना जी, ऊष्मा कम से अधिक की तरफ तो जाएगी ही नहीं, क्योंकि ये तो नियम टूट जाएगा। हमेशा ऊष्मा अधिक से कहां जाती है? कम की तरफ। सतह का तापमान क्या है? कम है, तो हमेशा प्लम किधर जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा। और ऊपर का मतलब कहां की तरफ? सतह की तरफ, क्रस्ट की तरफ जाएगा। क्रस्ट कमजोर हुआ तो क्रस्ट को क्या कर देगा? तोड़ देगा। और तोड़ देगा तो क्या हो जाएगा? मैग्मा बाहर आ जाएगा। ऐसे ज्वालामुखी को हॉट स्पॉट कहते हैं। क्या बोलते हैं? हॉट स्पॉट। हर क्षेत्र में ज्वालामुखी विस्फोट की व्याख्या प्लेट टेक्टोनिक से नहीं हो सकती है। इसीलिए जिन क्षेत्रों में प्लेट टेक्टोनिक से व्याख्या नहीं हो सकती थी, उन्हीं क्षेत्रों की व्याख्या करने के लिए क्या कल्पना किया गया? मेंटल प्लम बोला गया। अब मुझे बताओ, सोचो, मेंटल प्लम ऊपर जा रहा है, ये पिघला पदार्थ ऊपर जा रहा है ना। अब मान लो सतह अगर कमजोर मजबूत हुआ तो उसे टकराएगा। लिक्विड पदार्थ है ना, और टकराकर ऊर्जा ऐसे फैलेगी। हाँ या ना? अब बताओ, टकराकर ऊर्जा ऐसे फैलेगी और ऊपर मान लो प्लेट बैठा हुआ है, तो प्लेट को छोड़ देगी या गति करा देगी? यही यूपीएससी का क्वेश्चन था। यूपीएससी का यही क्वेश्चन था कि मेंटल प्लम की व्याख्या करते हुए प्लेट विवर्तनिकी के साथ इसके संबंधों की चर्चा कीजिए। 10 नंबर का क्वेश्चन था ये, 2014 या 2015 में पूछा गया था। क्लियर हो गया? लेकिन अगर यूपीएससी की क्लास होती ना तो मैं इसको और पढ़ाता तुमको, लेकिन अभी नहीं। समझ लो, फिर टॉपिक बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा डाइवर्ट हो, आपका डाइवर्ट हो। मैं तुमको बताता कि सुपर मेंटल प्लम क्या होता है, अपर मेंटल प्लम क्या होता है, हाइपर मेंटल प्लम क्या होता है, वो अभी नहीं। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए इतना मोर देन सफिशिएंट है। क्लियर हो गया ना? ठीक है, बैठ जाओ, स्टार्ट करें। तो बना लीजिए फिगर, फिर मैं लिखा देता हूं। आप फिगर बना लीजिए, मैं लिखा देता हूं। 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट में थोड़ा और फिर से समझा देता हूं। देखो, ऊपर सतह है और नीचे क्या है? सेंटर है। बीच में मेंटल बैठा हुआ है। मेंटल के 2 भाग हैं, अपर मेंटल और लोअर मेंटल।
अपर मेंटल किस स्टेज में है? मोल्टेन, लिक्विड है किस स्टेज में? मोल्टेन स्टेज में है, प्लाज्मा स्टेज में। सेंटर का तापमान 6000 है, सतह का तापमान 15 डिग्री। हमेशा ऊष्मा अधिक तापमान से कहां जाती है? न्यून तापमान। तो सेंटर से ऊष्मा कहां चलती है? सतह की तरफ आपका। अब जब सतह की तरफ चलती है तो बीच में प्लाज्मा पिघला पदार्थ मिलता है। अब ये पिघले पदार्थ को धक्का मारती है, क्या मारती है? धक्का मारती है। तो ये पिघला पदार्थ ऊर्जा के साथ कहां चलता है? ऊपर चलता है। तो इस प्रकार से आपका मेंटल से क्रस्ट की तरफ ऊर्जा के गुंबद बनने लगते हैं। क्या बनने लगते हैं? गुंबद बनने लगते हैं। इसी को मेंटल प्लम बोल दिया गया। अगर ये ऊपर की तरफ चलेगा और सतह कमजोर है तो सतह को क्या कर देगा? तोड़ देगा। सतह अगर तोड़ देगा तो मैग्मा कहां आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। और इसी को ज्वालामुखी विस्फोट कह दिया जाएगा। क्या बोल दिया जाएगा? ज्वालामुखी विस्फोट। यही टॉपिक है मेंटल प्लम। बना लीजिए एक बार। एक लोग पूछ रहे हैं मेंटल में लावा क्यों फ्लोट करता है? मेंटल में तापमान ज्यादा है, दबाव कम है, इसलिए चट्टानें पिघल जाती हैं। यही बताया गया था ना? बना लो तुम लोग। हाँ, द्रव अवस्था में है, ठीक है, द्रव अवस्था में है। लेकिन आप बताइए, यहां के बाद यहां ठोस है ना, ऊपर कहां से जाएगा? नहीं जा पाएगा ना। ऊपर अगर नहीं जा पाएगा आपका, तो क्या ये क्रश तक पहुंच पाएगा? नहीं, क्रश तक नहीं पहुंच पाएगा तो मेंटल से नीचे ही दब जाएगा, नीचे ही दब जाएगा। इसलिए हमने इसकी चर्चा नहीं की। टॉपिक क्या है? मेंटल प्लम। कोर प्लम नहीं है ना। टॉपिक का नाम क्या है? मेंटल। तो कहां से पैदा होगा? मेंटल से। और चूंकि प्लम का मतलब सतह की तरफ आना ना, ठीक है, अगर ये यहां से पैदा होता तो मेंटल में दब जाता, सतह पे तो जाता ही नहीं। सतह पे कौन जाएगा? मेंटल से उठने वाला। इसलिए मैंने मेंटल को लिया है। गल्फ ऑफ मैक्सिको में वोल्केनिक इरप्शन पे 2 लाइन बता दीजिए। आपको बताया गया था ना कि प्लेटें महासागरी भी होती हैं। प्लेटें क्या होती हैं? महासागरी। तो प्लेटें अगर महासागरी होती हैं तो गल्फ ऑफ मैक्सिको जो है तुम्हारा, वो अटलांटिक महासागर वाला भाग है। और अटलांटिक महासागर में प्लेट एक दूसरे से कहां जा रही है? दूर जा रही है। तो दरार बनेगा ना, और दरार बनेगा तो मैग्मा कहां आएगा? बाहर आएगा और ज्वालामुखी विस्फोट हो जाएगा। 600 नहीं है, 6000 है। ये 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है भाई मुस्कान जी, टेंशन ना लीजिए, टेस्ट का क्वेश्चन इंग्लिश में भी दे दिया जाएगा। ठीक है ना? एक बार समझो, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं तुम लोगों को ना, ये बहुत ज्यादा पढ़ा रहा हूं। आयुवासन में इतना पढ़ा दे रहा हूं, क्वेश्चन कहीं से घूम फिरा के पूछेगा तुम सॉल्व कर ही ले जाओगे। ठीक है? प्लस मैं तुमको बीपीएससी का पढ़ा रहा हूँ, अपना क्या कहते हैं नोट्स वोट्स ले करके, अगर कोई यूपीएससी का पढ़ रहा होगा तो उससे भी मैच कर लेना, तुमको पता चल जाएगा। ये एनसीईआरटी नहीं है। एक बोल रहा है एनसीईआरटी जितना मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ किसी एक किताब में मिल जाएगा तो बताना। कोई एक किताब अगर आपको मिलेगा तो बताइएगा। ठीक है? आप पढ़ते रहिए। सोचिए अगर आप यूपीएससी के बैच में होते तो मैं आपको और एक स्टेप और ऊपर लेके जाता। आर्यवास में अभी आप बस इतने पे ही खुश रहिए। लिखिए जरा से, लिखिए। एक बोल रहा है सर एनसीईआरटी पढ़ा दीजिए। किताब पढ़ाने वाली चीज है जी। तुम लोग हो गए हो बदमाश, यूट्यूब देख देख करके बदमाश। एक बात बताओ, कोई यूट्यूब पे आके लक्ष्मीकांत पढ़ा रहा है, कोई आपका एनसीईआरटी पढ़ा, किताब पढ़ाने वाली चीज है। किताब तुम खुद से पढ़ोगे ना,
किताब अगर तुम खुद से पढ़ोगे तो तुम्हारा माइंड क्या होगा, आपका माइंड तुम्हारा आपका डेवलप्ड हो जाएगा। आई वास में। और किताब अगर मैं पढ़ाऊंगा, कोई टीचर पढ़ाएगा किताब अगर आपका, तो उसमें क्या होगा, उस टीचर के थॉट समझोगे तुम। तो टीचर ने जो किताब पढ़ा है उसको कब पढ़ना, पहले खुद से किताब पढ़ो, जहां पे डाउट होता है फिर वो क्या देख लो, वीडियो देख लो, फिर किताब आगे पढ़ो। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, फिर लिखवाना स्टार्ट करता हूं, सुनो। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है जानते हो, जब आप 9th में थे, 10th में थे, 11th में थे, 12 में थे, तो आप एक डिसिप्लिन में थे। मम्मी पापा ने आपको क्या रखा था, एक डिसिप्लिन में रखा था। 8 बजे घर आना है, शाम को 7 बजे आना है, किताब पढ़ना, यही था ना आपका। जैसे ही तुमने 12 पास आउट किया, तुम्हारा किताब पढ़ने का आदत छूट गया। तुमने बीए किया, बीएससी किया, बीटेक किया, और जब एग्जाम आया तुमने श्योर सीरीज करके पढ़ के पास हो गए तुम। ठीक है, तुमने 10 क्वेश्चन रट लिया, पूछेगा कुछ और लिखोगे वहीं, तुम पूछेगा कुछ और लिखना तुमको वही है। अभिभाषण में, और तुमने लिखते टाइम ये भी काउंट किया कि पेज कितना भरा है, और पास हो गए हो। तो वो आदत छूट गई है किताब पढ़ने की। और किताब पढ़ने की आदत अगर छूट जाएगी तो याद रखना, क्या कहते हैं, आपका प्रॉब्लम होगी। 11-12 में आप लोगों ने किताब पढ़ा था ना, ठीक है, तो नंबर 60, 70, 80% आए होंगे, 60% तो आए ही होंगे ना। ठीक है, यूपीएससी में समझो आपका 42% नंबर, 45% नंबर लेकर के आदमी टॉप कर जा रहा है। टीना देवी का नंबर 51% और टॉप कर गई। और तुम अपनी पूरी जिंदगी 60-70% लेके बैठे हो। जितने लोग बैठे हो 10th में, 12 में 60, 62, 65 आए ना, तो एक बार और थोड़ा सा जोर लगा दीजिए। जितना आप पूरी जिंदगी लेके बैठे हो उतना ले आओगे ना, तो इंडिया में हिस्ट्री क्रिएट कर दोगे भाई तुम। आज तक किसी का 60% नहीं आया है, 51-52% पे ऑल ओवर इंडिया रैंक 1, और तुम 70% लेने जा रहे हो। तुम्हारा स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखा जाएगा। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं, लिखना स्टार्ट कीजिएगा। लिखो, लिखो, मेंटल प्लम, मेंटल प्लम, मेंटल प्लम का सामान्य अर्थ, मेंटल प्लम का सामान्य अर्थ, मेंटल प्लम का सामान्य अर्थ, सामान्य अर्थ मेंटल से क्रस्ट की तरफ, मेंटल से क्रस्ट की तरफ, क्रस्ट की तरफ, तरफ ऊर्जा के, ऊर्जा के ऊपर उठते हुए, ऊर्जा के ऊपर उठते हुए, ऊपर उठते हुए गुंबद हैं। ऊर्जा के ऊपर उठते हुए गुंबद या पिलर, गुंबद हैं या पिलर हैं, पिलर हैं, पैराग्राफ चेंज करना। देखो, पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के, पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर तापमान लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है, सेंटीग्रेड है। तथा, तथा, तथा सतह का तापमान, तथा सतह का तापमान, सतह का तापमान 15 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड, सतह का तापमान 15 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस प्रकार, इस प्रकार पृथ्वी के केंद्र से, इस प्रकार पृथ्वी के केंद्र से सतह की तरफ, सतह की तरफ, सतह की तरफ, पृथ्वी के केंद्र से सतह की तरफ ऊष्मा, ऊष्मा, रुको 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 रुको, पृथ्वी के केंद्र से सतह की तरफ ऊष्मा नहीं, काटो जरा, सतह से केंद्र की तरफ ताप प्रवणता,
टेम्परेचर ग्रेडियंट, पृथ्वी के केंद्र से सतह की तरफ ताप प्रवणता, टेम्परेचर ग्रेडियंट। अरे लिखो भाई, ताप प्रवणता, ब्रैकेट में डालो टेम्परेचर ग्रेडियंट, विकसित होता है, विकसित होता है, विकसित होता है, होता है। परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप, स्वरूप उष्मा, परिणाम स्वरूप उष्मा पृथ्वी के केंद्र से, उष्मा पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से सतह की तरफ, सतह की तरफ गति करती है, गति करती है, तथा गति करती है, तथा गति के इस क्रम में, गति के इस क्रम में, गति के इस क्रम में, इस क्रम में जब उष्मा, जब उष्मा, अब अंडरलाइन कर लीजिए, जब उष्मा ऊपरी मेंटल, अपर मेंटल, जब उष्मा ऊपरी मेंटल, अपर मेंटल में प्रवेश करती है, में प्रवेश करती है, ऊपरी मेंटल में प्रवेश करती है, तो ऊपरी मेंटल में उपस्थित, ऊपरी मेंटल में उपस्थित पिघला पदार्थ, ऊपरी मेंटल में उपस्थित पिघला पदार्थ, पिघला पदार्थ क्रस्ट की तरफ, क्रस्ट की तरफ गति करने लगता है, क्रस्ट की तरफ गति करने लगता है, करने लगता है। और इस प्रकार, और इस प्रकार, प्रकार ऊपरी मेंटल से, या असली को, इस प्रकार मेंटल से क्रस्ट की तरफ, इस प्रकार मेंटल से क्रस्ट की तरफ ऊर्जा के गुंबद, ऊर्जा के गुंबद या पिलर, ऊर्जा के गुंबद या पिलर विकसित होते हैं, ऊर्जा के गुंबद या पिलर विकसित होते हैं। इसे ही मेंटल प्लम, इसे ही मेंटल प्लूम कहा जाता है, इसे ही मेंटल प्लूम कहा जाता है, मेंटल प्लूम कहा जाता है। ठीक ना, ये टॉपिक था तुम्हारा मेंटल प्लम का। तो ज्वालामुखी के क्या क्या कारण है समझ में आ गया? हाँ या ना बोलो? ठीक है, इससे हम आगे बढ़ते हैं। अब हेडिंग डालना, ज्वालामुखी विस्फोट के परिणाम के फलस्वरूप निष्कासित पदार्थ। देखो, इरप्टेड मटेरियल, इरप्टेड मटेरियल ड्यू टू वोल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान, ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान या फलस्वरूप निष्कासित पदार्थ या इरप्टेड मटेरियल ड्यू टू वोल्केनिक इरप्शन। देखिए जरा ध्यान से, ज्वालामुखी विस्फोट की अगर हम बातें करें यहां पे, देखो
ज्वालामुखी विस्फोट की अगर हम बातें करें यहां पे, तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि देखो, अगर आपसे चर्चा किया जाए ज्वालामुखी पदार्थ, एक पॉइंट हम बोलेंगे ज्वालामुखी विस्फोट के कारण निकले पदार्थ था, ठीक है। तो मैंने बोला था कि इसमें एक पदार्थ होता है ठोस पदार्थ। कैसा होता है? ठोस पदार्थ होता है या सॉलिड मटेरियल होता है, ठोस पदार्थ या सॉलिड मटेरियल, यही होता है ना आपका। अब देखो, ठोस जो पदार्थ होता है, मैंने आपसे बोला था कि ज्वालामुखी का जब विस्फोट होता है, ठीक है, हमने आपको डिस्कस किया था कि ज्वालामुखी का जब विस्फोट होता है तो उसके कारण सतह पे टक्कर होती है। क्या होती है? सतह पे आपका टक्कर होती है, और सतह पे जब टक्कर होती है तो आपका सतह टूट जाता है। क्या हो जाता है? टूट जाता है। इसके कारण छोटे बड़े कंकड़ पत्थर के टुकड़े बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? छोटे बड़े कंकड़ पत्थर के टुकड़े बनते हैं। इसी को हम क्या बोल देते हैं? सॉलिड मटेरियल। अब देखो, ध्यान से थोड़ा समझना, ठीक है। अब ये जो सॉलिड मटेरियल है, इसका अगर हम आकार की बातें करें, ध्यान समझो, आकार की बातें करें तो इसका आकार बताओ डिफरेंट डिफरेंट होगा ना। आकार इसका क्या होगा? अलग अलग होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा, हाँ या ना? ठीक है। अब देखो, आकार अगर डिफरेंट डिफरेंट होगा तो बड़ी सिंपल सी बात है, कुछ ऐसे होंगे जो बड़े आकार के कण होंगे, हाँ या ना? बड़े आकार के कण होंगे। बड़े आकार के जो कण होते हैं इसे कहा जाता है ज्वालामुखी बम। याद है, मैंने कुछ टाइम पहले शब्द यूज किया था। बड़े आकार के कणों को हम क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी बम बोलते हैं। को लिखा हुआ है ज्वालामुखी बम, बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े, लिखा हुआ है ना। बड़े बड़े चट्टानी टुकड़ों को हम ज्वालामुखी बम बोल दिया। अब बताओ, ज्वालामुखी का जब विस्फोट होगा, ज्वालामुखी का जब विस्फोट होगा, ध्यान सुनना, तो विस्फोट से धूल का कण भी बनेगा और राख भी निकलेगी, हाँ या ना? मान लो धूल का कण और राख एक साथ मिल गया। क्या हो गया? धूल का कण और राख एक साथ क्या हो गया? मिल गया। तो धूल का कण और राख जब एक साथ मिल जाएगा तो उसके कारण भी छोटे आकार के टुकड़े बन जाएंगे, ठीक है। उसे टफ कहा जाता है, ज्वालामुखी टफ। क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी टफ। ज्वालामुखी टफ का मतलब राख और धूल के कण आपस में क्या हो गए हैं? मिल गए हैं। इसे ज्वालामुखी टफ कहते हैं, ठीक है। आगे देखो, अगला है प्यूमिस। प्यूमिस क्या होता है ये ध्यान सुनो। मुझे बताओ, आपका ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो मैग्मा सतह को टक्कर मारता है। सतह को जब टक्कर मारेगा तो मैग्मा, मतलब कुछ मैग्मा तो सतह पे आएगा, लेकिन टक्कर जब होगी तो मैग्मा का कुछ पार्ट समझो ऊपर उछलेगा कि नहीं उछलेगा, हाँ या ना? जैसे मान लो माड़ या दूध जब बॉयल होता है तो दूध का कुछ भाग ऊपर उछलता है कि नहीं उछलता है। अब मान लो मैग्मा ऊपर उछला लावा के रूप में और वो ठंडा हो गया, तो उसके ठंडे होने से छोटा छोटा ठोस बनेगा कि नहीं बनेगा? उसे कहते हैं समझो आपका प्यूमिस। क्या बोलते हैं? प्यूमिस। प्यूमिस का मतलब होता है, समझो, प्यूमिस का मतलब होता है लावा के ठंडे होने से बने हुए छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है। उसके बाद समझो ब्रेसिया और लेपिली। ध्यान समझो, आपका ब्रेसिया। ब्रेसिया क्या है समझो? ये लावा के बड़े बड़े टुकड़े हैं। क्या है यह? लावा के समझो बड़े बड़े टुकड़े। और समझो लेपिली और स्कोरिया। लेपिली और स्कोरिया का मतलब समझो हुआ आपका कि लेपिली का मतलब मटर के आकार का टुकड़ा, और आपका स्कोरिया का मतलब अखरोट के आकार का टुकड़ा। फिर से, मटर के आकार वाले को क्या बोला? अखरोट आकार वाले को स्कोसिया, और बड़े को क्या बोला? ब्रेसिया। लावा के छोटे छोटे टुकड़े को क्या बोला? धूल और राख वाले को, और सबसे बड़े टुकड़े को ज्वालामुखी बम। आर्य भाषा में सबसे बड़े टुकड़े को ज्वालामुखी बम। ये सभी के सभी बताओ किस अवस्था में होंगे? ठोस अवस्था में होंगे। इसे हम बोलते हैं ज्वालामुखी से निकलने वाला ठोस पदार्थ। ज्वालामुखी से निकलने वाला क्या है? ठोस पदार्थ है, ठीक है। क्लियर हुआ? फिर से रिपीट करें, क्लियर है? पीछे वाले बच्चों, सबसे पीछे क्लियर है, ठीक है। अब देखो, इसके बाद ज्वालामुखी से ठोस पदार्थ के बाद समझो तो क्या निकलेगा? द्रव का मतलब पिघला पदार्थ था, ठीक है, पिघला पदार्थ। और पिघला पदार्थ सतह पे आता है तो क्या बोलते हैं? लावा। क्या बोलेंगे? लावा। लावा समझो दो प्रकार का होता है, क्लास में आपको बताया हुआ है। एक होता है एसिडिक लावा, अम्लीय लावा, और दूसरा होता है बेसिक या क्षारीय लावा। याद आ गया? ठीक है। अम्लीय लावा किसे बोलते हैं? अम्लीय लावा
जिस लावा में सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है उसे क्या कहा जाता है, और जिस लावा में सिलिका की मात्रा कम होती है उसे क्या कहा जाता है, क्षारीय लावा। ठीक है। तीसरा, यहां से निकलने वाला तीसरा पदार्थ क्या है, गैस। गैस में सबसे अधिक निकलता है जलवाष्प। क्या निकलता है, जलवाष्प। जलवाष्प को अगर छोड़ दिया जाए कि चलो जलवाष्प को हम साइड कर देते हैं, ठीक है, इसलिए याद रखना कि जब भी ज्वालामुखी का विस्फोट होता है सबसे अधिक मात्रा में निकलने वाली गैस कौन सी है। अब जलवाष्प बताओ बाहर आएगी तो बाहर का तापमान तो कम है, तो अचानक से जलवाष्प ठंडी हो जाती है। क्या हो जाती है, ठंडी। तो जलवाष्प अगर ठंडी हो जाएगी तो वर्षा होगा कि नहीं होगा, वर्षा होगा। इसीलिए ज्वालामुखी विस्फोट के बाद क्या होती है, वर्षा होती है। अब जलवाष्प को अगर हटा दिया जाए तो सबसे ज्यादा जो गैस है उसका नाम है हाइड्रोजन सल्फाइड। कौन सा गैस है, हाइड्रोजन सल्फाइड समझो आपका, या सल्फर गैस बोलते हैं। कौन सी गैस, सल्फर गैस बोलते हैं। अब बताओ कुछ कुछ क्षेत्रों में तुमने देखा होगा, जैसे बिहार की बातें करें, बिहार के राजगीर वाले क्षेत्र में चले जाओ, बिहार के राजगीर वाले क्षेत्र में जाओगे तो वहां पे हॉट स्प्रिंग है, कुंड का नाम सुना है। मुंगेर में तुम चले जाओ, मुंगेर में तुमको कुंड मिलेगा, गर्म पानी होगा। ठीक है। कुछ लोग ये बोलते होंगे कि इस गर्म पानी में नहाने से आपका चर्म रोग दूर हो जाते हैं। कौन सा गैस मिला हुआ है, सल्फाइड। कौन सा गैस है, और चर्म रोग के लिए दूर करने के लिए सल्फर गैस का उपयोग किया जाता है। इसीलिए उस पानी में नहाने से चर्म रोग क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। आपका बिहार में तुम्हारा राजगीर में, मुंगेर में आपके हॉट स्प्रिंग बैठे हुए हैं, नाम सुना है, बताऊंगा तुम लोगों को आगे। तो सबसे अधिक कौन सी गैस है, जलवाष्प। उसके बाद कौन सी गैस है, लेकिन अगर जलवाष्प को बाहर निकालने के, हमने कहा कि छोड़ो जलवाष्प की हम अलग से बातें करेंगे, तो सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन सल्फाइड या सल्फर गैस निकलती है। ये ज्वालामुखी विस्फोट के कारण निकलने वाले अलग अलग पदार्थ हैं। क्लियर हो गया, नींद आ रही है ठीक है, जागिए। ठीक है, जागिए। जागना क्या है, जरूरी है। नहीं जागेंगे तो आपका प्रॉब्लम हो जाएगा। जागिए, जागना बहुत जरूरी है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अदरवाइज क्या कहते हैं तुम्हारे, क्या कहते हैं ऑनलाइन में एक दो बहादुर हैं। ठीक है, एक दो बहादुर हैं, बहादुर का नाम है मुस्कान कुमारी ब्रेक दे रहे। ठीक है, इन बहादुर का ये कहना कि एनसीईआरटी पढ़ा दीजिए काम हो जाएगा। शुभम सर एनसीईआरटी पढ़ाते हैं और बोलते हैं कि उसी से काम हो जाएगा, फिर इसका हम बेकार पढ़ा रहे हैं। इतना देर से ज्वालामुखी विस्फोट किया जा रहा है, फिर एक काम करते हैं एनसीईआरटी पढ़ा देते हैं क्लास। ठीक है, बड़ा समस्या, जिंदगी समस्याओं से क्या है, भरा हुआ है आपका, बहुत समस्या है जिंदगी में ठीक है, ये सारा चीज तुम लोगों को पढ़ाया जा रहा है, इसलिए पढ़ाया जा रहा है, देखो इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि इस बार तुम्हारे बोर्ड के अध्यक्ष ने बोला है कि एग्जाम टफ हो सकता है। तो अगर मान लो टफ हो सकता है तो मुझे उसकी तैयारी करनी चाहिए ना। टफ हो गया तो हम तैयार हैं, नहीं हुआ तो कौन सी बड़ी बात है, मेंस में तो काम आ ही जाएगा ना सारा। अब तुम्हें लगता है कि एनसीईआरटी पढ़ के तुम मेंस क्वालिफाई कर लोगे, एनसीईआरटी पढ़ के तुम्हें लगता है कि बीपीएससी के सारे क्वेश्चन कर लोगे। तो दुनिया में भांति भांति के लोग हैं, नाना प्रकार के लोग हैं, नाना प्रकार के लोग हैं आपका। तो अब नाना प्रकार के लोगों को कुछ किया नहीं जा सकता है, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों को क्या कीजिए, ब्लॉक कर दिया कीजिए ऐसे लोगों को ब्लॉक कर कीजिए आप। फिलहाल एक क्लियर है ना, तो इतना लिखवा दूं तुम लोगों को। देखो कैसे लिखना, तुमको बताता हूं लिखना कैसे है। यहां पे ऐसे हेडिंग डालना है आप लोगों को, यहां पे हेडिंग डालना है ज्वालामुखी पदार्थ, वोल्केनिक मटेरियल। क्या डालना है हेडिंग, वोल्केनिक मटेरियल या ज्वालामुखी पदार्थ। यहां पे लिखना है ठोस, सॉलिड मटेरियल या ठोस पदार्थ। कौन सा मटेरियल, सॉलिड मटेरियल या ठोस पदार्थ आपका, सॉलिड मटेरियल या ठोस पदार्थ। लिख लिया, लिखा ना। ऐसे जैसे मैं बना बिल्कुल वैसे ही करना है, क्योंकि हर चीज लैंग्वेज में रूप में नहीं लिखा जाता है। क्या डलवाए है ना,
हाँ तो उसी में बस ऐसे बनाओ, ठोस पदार्थ, सॉलिड मटेरियल, ठोस पदार्थ, सॉलिड मटेरियल या ठोस पदार्थ। ठीक है, इसमें पहले देखो कैसे करना है, सब लोग देख लो इधर, ऐसे ज्वालामुखी बम, एक लाइन, बड़े बड़े आकार वाले टुकड़े, ऐसे ऐसे लिखना है, बड़े बड़े आकार वाले टुकड़े, बड़े बड़े आकार वाले टुकड़े, ज्वालामुखी बम। उसके बाद टफ, ज्वालामुखी बम के बाद लिखना टफ, ऐसे लिखो ना, जैसे यहां पे लिखा ज्वालामुखी बम, ऐसे लिखो टफ, ज्यादा लिखना बस एक एक लाइन, राख तथा धूल से बने टुकड़े, राख तथा धूल से बने टुकड़े, टफ। राख तथा धूल से बने टुकड़े, राख तथा धूल से बने टुकड़े, लिख लिया? सबने लिख लिया? ऐसे एक एक लाइन लिखना है आपका, बस एक एक लाइन लिखना, ज्यादा नहीं। ज्वालामुखी बम, उसके बाद टफ, ठीक, उसके बाद लिखो प्यूमिस, ये लिखा हुआ प्यूमिस, प्यूमिस मैं लिख देता हूं यहां पे, प्यूमिस, प्यूमिस। लिखो लावा के, लावा के लावा के ठंडे होने से निर्मित छोटे छोटे टुकड़े, लावा के ठंडे होने से निर्मित छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े, प्यूमिस में लिखो लावा के ठंडे होने से निर्मित छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े। उसके बाद ब्रेसिया, 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 लेकिन लावा के ठंडे होने से निर्मित, लावा के ठंडे होने से निर्मित अपेक्षाकृत बड़े आकार के टुकड़े, लावा के ठंडे होने से निर्मित अपेक्षाकृत बड़े आकार के टुकड़े, बड़े आकार के टुकड़े, बड़े आकार के टुकड़े, हो गया। उसके बाद है लैपिली, लैपिली या लोपिली भी बोलते हैं इसे, लेकिन मटर के दाने के आकार के टुकड़े, लैपिली या लोपिली, मटर के दाने के आकार के टुकड़े, मटर के दाने के आकार के टुकड़े। एक है स्कोरिया, 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 लिख लो अखरोट के दाने के आकार के टुकड़े या अखरोट के आकार के टुकड़े, अखरोट के अखरोट के आकार के टुकड़े, अखरोट के आकार के टुकड़े, याद रहेगा? ठीक है। इसके बाद समझो पिघला पदार्थ, पिघला पदार्थ या मोल्टेन मटेरियल, पिघला पदार्थ, मोल्टेन मटेरियल, लावा,
लावा, एसिडिक लावा और बेसिक लावा या क्षारी लावा। बेसिक लावा, एसिडिक लावा। पिघला पदार्थ लावा, दो कैटेगरी कर देंगे इसे, एसिडिक लावा और दूसरा आपका बेसिक या क्षारी लावा। बेसिक या क्षारी लावा। एसिडिक, दूसरा बेसिक। उसके बाद गैस। गैस, गैस में सबसे अधिक जलवाष्प, वेपर। वेपर सर्वाधिक मात्रा में, सबसे अधिक जलवाष्प, ठीक है। उसके बाद H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड। जलवाष्प या वेपर। उसके बाद है हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। स्वाति जी, बताया गया है कि अम्लीय लावा का मतलब सिलिका की मात्रा ज़्यादा होना और क्षारी लावा का मतलब सिलिका की मात्रा कम होना। एक ऑप्शन कर दीजिए, ये जो कमेंट कर रहे हैं ना, सब ऐसा कर दीजिए कि किसी को किसी का कमेंट दिखे ही ना, चुप मार के बैठ के पढ़ते रहें, सब कमेंट ही ना कर पाए ये सब, ठीक है ना। ये सब बैठ के बदमाशी कर रहे, कमेंट वमेंट करके, पढ़ना लिखना इन लोगों को है नहीं। क्लियर हो गया ना। ये ज्वालामुखी से निकलने वाले क्या हैं? ज्वालामुखी से निकलने वाले क्या हैं? ये सब पदार्थ हैं। आपका ठोस भी निकलेगा, द्रव भी निकलेगा और गैस भी निकलेगा। क्लियर है? ठीक है, यहां से आगे बढ़ते हैं। ब्रेक लोगे क्या? आज क्लास थोड़ा लंबा लेना है ना। खान सर शायद 4:30 बजे क्लास लेंगे ना 4:15 4:30 से 4:15 4:30 से क्लास लेंगे, तो मुझे 4 बजे तक क्लास लेना होगा। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ब्रेक लो या ना लो, ठीक है, तुम्हें फर्क पड़ता है, ठीक है। तभी टाइम हो रहा है 2:15 ना, ज्यादा नहीं, 15 मिनट का ब्रेक, 15 मिनट का, ठीक है ना। 15 क्या कर दें? पीछे कर दें। अच्छा पीछे लीजिए, कर दीजिए, खुश हो जाइए आप, ठीक है। ज्यादा नहीं, 15 में, अभी 2:13 हो रहा है। हम मिलते हैं तुमसे 2:30 बजे। 2:30 बजे मिलकर टॉपिक आगे डिस्कस करते हैं।